अध्याय 151 घोषणा के बाद सभी छात्रों ने अपने हाथ बढ़ाकर क्रिस्टल मनके पर रख दिए और पागलपन की हद तक अपनी आंतरिक शक्ति उसमें डाल दी। यदि यह आंतरिक शक्ति से भरा होता तो बड़ी क्रिस्टल बॉल चमकती हुई रोशनी उत्सर्जित करती। शुरुआत में 9 क्रिस्टल मोतियों के अंदर से हल्की धुंध निकलने लगी। इन 9 दस्तों में मार्शल बॉडी के छठे स्तर पर 10 से ज्यादा लोग थे। वे अपनी आंतरिक ऊर्जा को तेज गति से उसमें डाल रहे थे और जल्द ही ऊर्जा संचयन मनकों में भी बदलाव आने लगे। सिर्फ किन यून और उसकी कंपनी यानी क्रिस्टल मोती में कोई सुधार के लक्षण नहीं दिखे। यही तो सबको उम्मीद थी। मास्टर वेई ने बर्फ की तरह ठंडे यांग शी यू को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने वो देखा? वे चारों इसी स्तर पर हैं। यान के ड्यूक भी बेहद खुशी से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने डुआन कियान की ओर देखा और कहा, महाप्रबंधक, मुझे माफ करना, आप तो हार ही गए। मार्शल स्टेज पर अन्य टीमें झी वुफेग की तरफ देखती थीं और उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाती थीं। झी वुफेग ने किन यून से कहा, भाई यून, चलो शुरू करते हैं। किन यून ने आंखें बंद करने और अपनी आदिम आत्मा को मुक्त करने से पहले सिर हिलाया। अचानक उसके शरीर से एक चमकदार और पारदर्शी धागा निकला और धीरे धीरे हवा में बहुत ऊपर उठ गया। जी वुफेग ने भी ऐसा ही किया। हालांकि जो धागे बाहर निकले वे किन यून के धागे से ज्यादा मोटे थे। यह उनकी मूल आत्मा थी। आदिम आत्मा आंतरिक युआन से जुड़ी हुई थी। जब वह हवा में ऊपर उठती तो आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लेती। उन्होंने वास्तव में अपनी आदिम आत्माओं का इस्तेमाल किया। डीन झांग की आंखें चमक उठीं और वह हंस पड़ा। किन यून ने बहुत पहले ही अपनी आदिम आत्मा को विकसित कर लिया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जी वुफेग नाम का ये युवक भी वास्तव में इसे विकसित कर पाएगा। आपकी आदिम आत्मा और भी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर सकती है। कहा जाता है कि यह सामान्य से 10 गुना ज्यादा है। डुआन कियान हंसा। मास्टर वेई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, किन यूं के पास केवल एक ही आत्मा शिरा है। वह कितना प्राप्त कर सकता है? जी वुफेग नाम के व्यक्ति के पास, जिसके पास एक ही हाथ है, केवल 2 आत्मा शिराएं हैं। उनके लिए अपनी आदिम आत्मा को विकसित कर पाना कितना बेकार है। भले ही 9वें स्तर के मार्शल बॉडी साधक बहुत हों, वे भी मूल आत्मा की साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे मन ही मन ईर्ष्यालु थे। किन यून और झी वुफेग ने अपनी आदिम आत्माओं को मुक्त करने के बाद उनके बड़े शक्ति भंडारण मोती का अंदरूनी भाग धुंध से भर गया। ये काफी नहीं है। किन यून ने लंबे धागे की ओर देखते हुए धीरे से कहा। एक विचार के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और धागे को आत्मा के निशान में बदलने पर नियंत्रण किया। आत्मा चिन्ह सबसे साधारण क्यूई एकत्रीकरण चिन्ह था और यह जटिल भी नहीं था। इसलिए किन यून के नियंत्रण में आदिम आत्मा चिन्ह शीघ्र ही क्यूई एकत्रीकरण चिन्ह में बदल गया। दरअसल आदिम आत्मा धागा जब क्यूई गैदरिंग मार्क में बदल गया तो उसने 9 यान ऊर्जा को पागलपन की हद तक अवशोषित कर लिया। ये गति पहले से कई गुना तेज थी। किन यून बहुत खुश हुआ और बोला, वुफेग भाई, अपनी मूल आत्मा पर से अपना नियंत्रण हटाओ। मैं अपने मन का इस्तेमाल करके तुम्हारी मूल आत्मा के धागों को क्यूई संग्रह चिन्हों में बदल दूंगा। जी वुफेग को भी एहसास हुआ कि जिस गति से किन यून ने अपनी आंतरिक शक्ति बोतल में डाली थी वह अचानक काफी बढ़ गई थी। उसने सिर हिलाया। किन यून ने जल्दी से जी वुफेग के आदिम आत्मा धागे को क्यूई एकत्रीकरण चिन्ह में बदल दिया। तभी उनके ऊपर हवा में आत्मिक ऊर्जा से बने 2 चक्रवात प्रकट हुए। घाटी के 10,000 मीटर के दायरे की सारी आत्मिक ऊर्जा उन्होंने खींच ली थी। हुओ जोंग मुस्कुराया और कहा, हमारे पावर स्टोरेज बीड्स अभी सबसे रंगीन हैं। पहले तो ये पारदर्शी था, लेकिन अब एक धुंधला सफेद कोहरा दिखाई देने लगा था। अब ये पारदर्शी नहीं रहा। म्यू रोंग डैरन भी जोर से हंसे। बड़े भाई वुफेग, किन यूं, तुम दोनों वाकई काबिल हो। हम पहला राउंड जरूर पास कर लेंगे। मूल्यांकन देख रहे सभी विशेषज्ञ भावुक हो गए। जिस गति से क्यूई को क्यूई गैदरिंग मार्क में प्रवाहित किया जा रहा था वह भयावह था। मजेदार बात यह थी कि यहाँ कई मार्शल बॉडी लेवल 9 मार्शल कलाकार थे जो अमर आत्मा चरण तक साधना नहीं कर सकते थे। डुआन गान हंसे। यान के ड्यूक, मुझे लगता है कि इस मूल्यांकन के परिणाम पहले से ही बहुत स्पष्ट हैं। यान के ड्यूक और मास्टर वेई के हाव भाव बेहद भद्दे थे। अगर वे हार गए तो मर जाएंगे। दूसरी तरफ एक लकड़ी के घर में लाल बागे पहने झो चुवान ने हंसते हुए कहा, बूढ़े हो, ये झी वुफेग भी एक राक्षसी आदमी है। हो जिंगफेग ने सिर हिलाया और कहा, वह और किन यूं दोनों बहुत मेहनती लोग हैं। डू गुई ने मुझे पहले बताया था कि जी वुफेग की आंतरिक ऊर्जा बेहद भयानक है और इसके भीतर निहित शक्ति एक मार्शल बॉडी लेवल 8 की ताकत के बराबर है। झो चुवान के हाव भाव थोड़े बदल गए। आखिर हो क्या रहा है? ये तो वाकई इतना भयानक है। हो जिंगफेग ने अपना सिर हिलाया। उसे भी नहीं पता था। नीचे दूसरी टीमों के लोग असहज महसूस कर रहे थे जब उन्होंने किन यून और उनकी कंपनी के स्ट्रेंथ रिस्टोरिंग बीड्स को आंतरिक शक्ति से भरते देखा। उन्होंने सोचा था कि जी वुफेग और बाकी लोग इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, लेकिन अब वे उनसे भी तेज थे। अभी भी आधी अगरबत्ती बची हुई थी। 10 क्रिस्टल मोतियों में से सबसे घनी सफेद धुंध वाला मोती किन यून और उसकी टीम का था। इसमें कोई शक नहीं कि वे सबसे आगे थे। उनके सिर के ऊपर नंगी आंखों से दिखाई देने वाले 2 आध्यात्मिक ऊर्जा चक्रवात थे। वे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे क्योंकि 7 आध्यात्मिक शिराओं वाले व्यक्ति के लिए भी इस तरह आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करना मुश्किल होता। इस तरह की परीक्षा वाकई हमारे लिए बहुत खास है। अगर हम अपनी मूल आत्माओं को प्रशिक्षित नहीं करते तो हम इसे कभी पूरा नहीं कर पाते। जी वुफेग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अब वह आखिरकार निश्चिंत हो सकता था। एक पीले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी डीन बाई के पास आया।
वह तियानजुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी का शिक्षक लियू निंग था। जब किन युन ने लियू निंग को देखा तो उसे पता चल गया कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। निश्चित रूप से लियू निंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान छा गई जब उन्होंने कहा, अपनी आंतरिक शक्ति को भरने के बाद आपको अभी भी अपनी संचित ऊर्जा की शक्ति का परीक्षण करना है। ये परीक्षण मैं करूंगा। किन युन, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आध्यात्मिक ऊर्जा के अस्थायी अवशोषण से आपकी संग्रहित ऊर्जा की शक्ति में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आपके इस शक्ति संचय मनके में मौजूद ऊर्जा में ज्यादा शक्ति न हो। उसकी बातें सुनकर मास्टर वेई और ड्यूक यान, जो उनसे ऊपर थे, ने राहत की सांस ली। लियू निंग उनसे काफी परिचित था। इसके अलावा वह किन युन से बहुत नफरत करता था और उसके साथ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतता था। किन युन ने पूछा, हम शक्ति संचय मोती की ताकत का परीक्षण कैसे करते हैं? लियू निंग ने भयावह मुस्कान के साथ कहा, अगर शक्ति पुनर्स्थापना मन का बहुत प्रबल आंतरिक ऊर्जा से भरा है तो ये बहुत फूल जाएगा और आघात सहन नहीं कर पाएगा। केवल एक हल्के हाथ के प्रहार से ये शक्ति संग्रह मनका को चकनाचूर कर सकता है। इसलिए जब समय आएगा मैं जाकर 3 हथेलियों से शक्ति संग्रह ओब पर प्रहार करूंगा। अगर कोई भी हथेली का प्रहार शक्ति संग्रह मनका को तोड़ने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब है कि संग्रहित ऊर्जा मानक के अनुरूप नहीं है। जी वुफेंग का चेहरा काला पड़ गया और उसने धीरे से कहा, अगर तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा? इसके अलावा अगर तुम ताकत बहाल करने वाली माला तोड़ दोगे तो तुम घायल भी हो जाओगे। ये परीक्षा अनुचित लगती है। मैं मार्शल बॉडी क्षेत्र के 9वें स्तर का एक मार्शल कलाकार हूँ। मैं अपनी रक्षा करूंगा, मेरी चिंता मत करो। लियू निंग मुस्कुराया और बोला, मैं गारंटी देता हूँ कि यह एक निष्पक्ष परीक्षा होगी। यहाँ इतने शक्तिशाली लोग देख रहे हैं, मैं उनसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसे इतनी विश्वासघाती मुस्कान देते देख वे समझ गए कि वह ऐसा करने जा रहा है। किन युन का हृदय द्रवित हो उठा जब उसने शक्ति संग्रही मोती में प्रचुर मात्रा में कंपनशील आंतरिक शक्ति प्रवाहित की। इसके बाद उसने मोती में मानसिक ऊर्जा की एक अविरल धारा भी प्रवाहित की। जी वुफेंग ने देखा कि किन युन का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ज्यादा काम कर लिया हो, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। किन युन ने वास्तव में बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया था क्योंकि वह अपनी आंतरिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा दोनों को शक्ति भंडारण मोती में इंजेक्ट कर रहा था। पहली अगरबत्ती के जल जाने के बाद 10 शक्ति संचयी मोतियों में से केवल 5 ही शुद्ध सफेद बचे थे। बाकी 5 पतले थे, यानी पांचों टीमें इस परीक्षण दौर में सफल नहीं हो सकीं। अध्याय 152 विशाल तूफानी भालू। पांचों असफल टीमें हताश होकर प्रशिक्षण मैदान की ओर चली गईं और अपने परिजनों के आने का इंतजार करने लगीं। डीन बाई चिल्लाया, चलो संग्रहित ऊर्जा की ताकत निर्धारित करने के लिए परीक्षण शुरू करते हैं। उसने 4 बड़े शक्ति बहाल करने वाले मोती लिए और उन्हें अपने पीछे रख दिया तथा प्रशिक्षण क्षेत्र के बीच में केवल एक मोती छोड़ दिया ताकि लियू निंग उसकी शक्ति का परीक्षण कर सके। किन युन ने मन ही मन उपहास किया। क्या यही वजह नहीं थी कि डीन बाई को उसकी परीक्षा लेने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि उसे परीक्षा के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं है? लियू निंग 2 मीटर लंबे शक्ति संचयक मनके के पास खड़ा हुआ और एक ढाल छोड़ी। फिर उसने एक शक्तिशाली हथेली का प्रहार किया। बूम! शक्ति संचयक मोती फट गया और एक प्रचंड हवा चली जिसने पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। जो कोई भी उस मोती के पास था वह हवा में उड़ गया। लियू निंग चिल्लाई, दूसरी टीम पास हो गई। अब छठी टीम का टेस्ट शुरू करते हैं। डीन बाई ने सावधानी से एक शक्ति संचय मनका उठाया और उसे प्रशिक्षण मैदान के बीच में रख दिया। फिर वह बाकी 3 शक्ति संचय मनकों को आघात तरंग से बचाने के लिए तेजी से पीछे हट गया। पहले की तरह लियू निंग ने अपनी सुरक्षा कवच को हटाया और हमला शुरू कर दिया। इस बार मोती के फटने से पहले उसे 3 घूंसे मारने पड़े। छठी टीम योग्य। 7वीं टीम का मोती वहां नीचे लाओ। इसके बाद 7वीं और 9वीं टीमों ने क्वालिफाई किया। किन युन और उनकी कंपनी 10वीं टीम में थी। आखिरकार किन युन की 10वीं टीम की बारी आई। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। यांग शियुए ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, लियू निंग को किन युन से दुश्मनी है, फिर भी वही उसकी परीक्षा लेने वाला था। ये साफ तौर पर अनुचित है। डुआन कियान का चेहरा भी गुस्से से भर गया। ये कैसे हुआ? लियू निंग को देखो, उसने सुरक्षा कवच का इस्तेमाल भी नहीं किया और जाहिर है कि वह कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मास्टर वेई ने हंसते हुए कहा, लियू निंग एक अच्छे शिक्षक हैं, इसलिए आप सभी को उन पर भरोसा करना होगा। जब यान के ड्यूक ने देखा कि लियू निंग मौजूद है तो उसे अंदाजा हो गया कि किन युन और उसके साथी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम लियू निंग पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आखिरकार ये 3 जुवान स्तरीय मार्शल अकादमी और माकंग हॉल हैं। आपको उस पर शक क्यों है? प्रशिक्षण मैदान के पास म्यू रोंग डेरिन और अन्य लोग गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे। हुओ जोंग ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में गाली दी, मैं इस कमीने को मार डालूंगा। साफ है कि यह हमें आगे नहीं जाने देगा। अगर आप हमें जाने नहीं देंगे तो मैं आपकी पैतृक कब्र खोद दूंगा। किन युन भावशून्य था जब उसने लियू निंग के हमले को देखा। लियू निंग ने अपनी हथेली से वार किया और ऐसा लगा जैसे वह बहुत मजबूत थी। जब वह शक्ति संचय करने वाले मनके के संपर्क में आया तो उसकी हथेली से टकराने की एक तीखी आवाज आई। हालांकि मनका फटा नहीं। मैंने बहुत जोर से वार किया, फिर भी वह नहीं फटा। मैंने पहले ही कहा था कि उनके शक्ति भंडारण मनके की आंतरिक शक्ति पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मैंने ढाल का इस्तेमाल भी नहीं किया। लियू निंग ने आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराते हुए अपनी हथेली से वार किया। टेल नोट, मूर्ख मौत के इतने करीब है और उसे इसका पता नहीं है।
दूसरी हथेली पर अभी भी कोई हलचल का संकेत नहीं। सब लोग चर्चा करने लगे और सबको लगा कि लियू निंग सही कह रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से सोखने की इस पद्धति से आंतरिक शक्ति बहुत कम हो जाती थी। किन यून और जी वुफेंग का मानना था कि लियू निंग ने बड़ी चतुराई से अपनी ताकत वापस खींच ली थी जब उसने वार किया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने जोर से वार किया था, लेकिन असल में उसने बस हल्का सा धक्का दिया था। लियू निंग हंसे, तीसरी हथेली, मैं और भी अधिक ताकत का उपयोग करूंगा। लियू निंग ने पूरी ताकत से अपनी बात जारी रखी। जब उसकी हथेली बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान छा गई। इस बार शक्ति बहाल करने वाला गोला वास्तव में हिला और फिर अचानक फट गया। बूम! ये ध्वनि पिछली ध्वनि से भी अधिक तेज थी। शक्ति संचय मोती द्वारा प्रक्षेपित शक्ति और भी अधिक भयानक थी। किन यून और बाकी छात्र प्रशिक्षण मैदान के किनारे खड़े थे। वे घाटी के किनारे पहुंच गए और एक पहाड़ी दीवार से टकरा गए। घाटी के चारों ओर स्थित विशाल पर्वत और भी अधिक हिल गए और आकाश से बहुत सारी चट्टानें गिरने लगीं। प्रशिक्षण मैदान के मध्य में स्थित विशाल पत्थर का फर्श फटकर टुकड़ों में बिखर गया। इस विस्फोट से पूरी घाटी अस्त व्यस्त हो गई। जिन घरों में छात्र रहते थे वे सभी प्रचंड आंतरिक ऊर्जा तरंगों से चकनाचूर हो गए थे। यहाँ तक कि पहाड़ की आधी ऊंचाई पर बना लकड़ी का घर भी प्रचंड ऊर्जा तरंगों से नष्ट हो गया था। टीएल नोट, कुतिया को निकाल दो। लियू निंग। गुओ चेंग पहाड़ से नीचे उतरा, लियू निंग को ढूंढते हुए। उसने देखा कि एक खून से लथपथ व्यक्ति पहाड़ की दीवार से चिपका हुआ धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। डीन बाई मार्शल दाव क्षेत्र में थे, इसलिए वह ठीक थे। वह लियू निंग के पास गए और जांच की। उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, वह मर चुका है। लियू निंग की मृत्यु हो गई। हर कोई हैरान था। वह तियान जुआन मार्शल स्कूल के शिक्षक थे, फिर भी उनकी मृत्यु ऐसे ही हो गई। मुरोंग दारेन, हुओ जोंग और जी वुफेंग किन यूं की प्रशंसा से भर गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि किन यूं हथियार कैसे चलाता है, लेकिन उन्हें यकीन था कि किन यूं ने ही यह काम किया है। गुओ चेंग ने गुस्से से किन यूं की तरफ देखा। वह कुछ कहना चाहता था पर बोल नहीं पाया। ये सब लियू निंग की गलती थी। जब वह मोती पर बमबारी कर रहा था तो उसने सोचा कि वह फटेगा नहीं, इसलिए उसने अपनी ढाल नहीं छोड़ी। हालांकि बाद में वह फट गया और उसकी शक्ति बेहद भयानक थी। लियू निंग इससे बचाव कर पाता, उससे पहले ही उसकी शॉकवेव ने उसकी जान ले ली। डीन बाई ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मूल्यांकन का पहला दौर समाप्त हो गया है। टीम 2, टीम 6, टीम 7, टीम 9 और टीम 10 ने परीक्षा का पहला दौर पास कर लिया है। 2 घंटे आराम करें और दूसरा दौर शुरू करें। यांग शेयू ने ठंडी मुस्कान के साथ मास्टर वेई की ओर देखा, जिनका चेहरा राख जैसा था, और ठंडे स्वर में कहा, आपने 25,000 बैंगनी सिक्के खो दिए हैं, जल्दी से इसे सौंप दें। हार से ड्यूक ऑफ यान का चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह बुदबुदाया, असंभव, असंभव, यह असंभव है। ये चारों मिलकर इतना बड़ा शक्ति भंडार मोती कैसे भर सकते हैं? डुआन कियान हंसा, जल्दी से 25,000 बैंगनी सिक्के निकालो और मुझे दे दो। अगर तुम पर मेरा कोई कर्ज है तो मैं तुम्हारी पुरानी जिंदगी ले लूंगा। यांग शियुए और डुआन गान के यहाँ होने के कारण यान गुओ और मास्टर वेई के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे केवल दिल का दर्द लेकर ही बैंगनी सिक्के दे सकते थे। जी वुफेंग मुस्कुराया और किन यून के कंधे पर थपथपाया। उसने कहा, लियू निंग मौत को दावत दे रही है, इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किन यून हल्के से हंसा। अभी अभी उसने शक्ति संचय करने वाले मोती में भारी मात्रा में कंपन ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा का संचार किया था। परिणामस्वरूप अपनी इच्छा शक्ति के नियंत्रण में वह आंतरिक शक्ति को झकझोर सकता था, प्रबल शक्ति के साथ प्रस्फुटित हो सकता था और आंतरिक शक्ति से परिपूर्ण भंडार को विस्फोटित कर सकता था। इस प्रकार की शक्ति सीधे विस्फोट करने की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। गुओ चेंग लियू निंग की लाश उठाकर गुस्से से उछल पड़ा। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि यह मामला इतना आसान नहीं था, लेकिन वह जोर से कह नहीं सकता था क्योंकि लियू निंग ने ही यह काम पहले किया था। डीन बाई ने जोर से घोषणा की, मूल्यांकन का दूसरा दौर कक्षा 8 का जादुई जानवर है जिसने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस पर हमला किया था। हिंसक थंडरस्टॉर्म विशाल भालू। कोई हथियार इस्तेमाल कर सकता है, उड़ नहीं सकता और दीवारों पर नहीं चढ़ सकता। आपको थंडरस्टॉर्म भालू पर 10 बार वार करना होगा और फिर 1 घंटे तक उसे सहना होगा। इसके अलावा 1 घंटे के भीतर आप किसी भी सदस्य को मरने नहीं दे सकते, वरना आपको असफल माना जाएगा। वह हथियार का उपयोग कर सकता था। जब किन यून ने ये सुना तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे और वह मुस्कुरा कर बोला, यह अच्छी बात है कि मैं हथियार का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हुओ जोंग ने अपनी बड़ी छड़ी निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मेरी छड़ी काम आ सकती है। ये परीक्षा ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जी वुफेंग ने सिर हिलाया, जब तक यह उचित है। हमारी ताकत के साथ कक्षा 8 के जादुई जानवर को 10 बार मारना हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। घाटी में थंडरस्टॉर्म भालू से 1 घंटे तक बचना और किसी भी सदस्य को मरने से बचाना कोई समस्या नहीं है। अन्य दल भी यही सोच रहे थे। जब उन्हें लगा कि परीक्षा का ये दौर आसान होगा, तभी अचानक कुछ दहाड़ें गूंजीं। 2 सफेद 3 मीटर ऊंचे विशालकाय थंडर बियर धीरे धीरे प्रवेश द्वार से घाटी में घुस आए। अप्रत्याशित रूप से वहां 2 भालू आ गए, जिससे छात्रों का मूड तुरंत खराब हो गया। अध्याय 153, जानवर का उन्मत्त होना। अगर सिर्फ एक ही विशालकाय थंडरस्टॉर्म भालू होता तो उससे निपटना मुश्किल नहीं होता। आखिरकार घाटी इतनी बड़ी थी कि एक विशालकाय भालू से छिपना आसान था। थंडरस्टॉर्म भालू एक रैंक 8 जानवर था और इसकी ताकत मार्शल बॉडी क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक मार्शल कलाकार के बराबर थी। किन यून ने कहा, भाई जी,
इसका हम पर ज्यादा असर नहीं होना चाहिए, है ना? हमारे पास कम लोग हैं, इसलिए हमारे लिए फैलना आसान होगा। दूसरी टीमों के पास ज्यादा लोग हैं, इसलिए उनके लिए हताहतों का सामना करना आसान होगा। अगर वे भालुओं पर 10 बार वार करते और 1 घंटे तक टिकते और उस घंटे के अंदर नहीं मरते तो वे परीक्षा पास कर सकते थे। ये कहना आसान नहीं था कि यह आसान था, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं था। जी वुफेंग अभी भी योजना के बारे में सोच रहा था, तभी उसने कहा, जब समय आएगा हम 2 समूहों में बंट जाएंगे। मुरोंग और मैं, किम यून और बूढ़ी हुओ, हम एक एक भालू से निपटेंगे। म्यू रोंग जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमारे पास कम लोग भी हों तो भी हमें फायदा है। इतने सारे लोगों के साथ 2 विशाल भालू यूं ही इधर उधर दौड़कर उनमें से 1-2 को मार सकते हैं। किम यून और कंपनी ने जी वुफेंग की रणनीति से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। आराम करने के बाद एक छोटी टीम मंच पर गई। जो टीमें स्टेज पर नहीं गईं, वे सभी डीन बाई के साथ एक बड़ी गुफा के प्रवेश द्वार पर रुकी थीं। यहाँ लड़ाई देखना भी बहुत सुरक्षित था। समूह में 15 लोग थे और सभी ने तरह तरह के हथियार निकाले थे, जैसे चाबुक और लंबी लाठियां। उन्हें जानबूझकर अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए विशालकाय भालू के बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं थी। हुओ झोंग मुस्कुराया, मेरे पास भी एक छड़ी है, तब लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। दोनों थंडरस्टॉर्म भालुओं के शरीर पर बड़े बड़े आत्मिक ताबीज चिपके हुए थे। जब मुरोंग डेरेन ने उन्हें देखा तो उसने पूछा, यह क्या है? किम यून ने कहा, यह एक बीस्ट मास्टर ग्लिफ एरे है। ये जानवर की पीठ को ढकता है और उसे और भी ज्यादा वश में कर सकता है। ऐसे ग्लिफ एरे को परिष्कृत करने के लिए बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा की जरूरत होती है, यहाँ तक कि आज का मैं भी इसे परिष्कृत करने में असमर्थ है। भाई यूं, आपकी मानसिक शक्ति अब बहुत मजबूत है, लेकिन आप वास्तव में इसे निखारने में असमर्थ हैं। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस तरह के एरे ग्लिफ को निखारा है वह बहुत शक्तिशाली है। हुओ झोंग आश्चर्यचकित था। जब दोनों विशाल भालुओं पर लगे चिन्ह हटा दिए गए तो वे तुरंत ही बेहद हिंसक हो गए। भालुओं की पीठ पर बैठे बड़े बड़े भालू भी हवा में तैरने लगे। इस समय परीक्षा का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। विशाल तूफानी भालू बहुत खूंखार था और उसकी हत्या करने की तीव्र इच्छा थी। वह उन विनम्र राक्षस जानवरों जैसा नहीं था। अगर वह धीरे धीरे घायल होता तो देर सवेर एक खूंखार जानवर बन जाता। गर्जन। एक तूफानी भालू ने दहाड़ते हुए अपना मुंह खोला और बिजली की एक किरण उगली। एक शक्तिशाली बल के साथ वह किरण छात्रों पर बरस पड़ी। वे न तो उड़ सकते थे और न ही दीवारों पर चढ़ सकते थे। उनके लिए अपनी ओर आती बिजली और आग से बचना बेहद मुश्किल था। शुरुआत से ही छात्रों का वह समूह अत्यंत खतरनाक स्थिति में फंस गया था। ये घाटी जानवरों की लड़ाई का अखाड़ा है। एक छात्र ने गुफा के अंदर आह भरी। 2 थंडरस्टॉर्म भालुओं की तो बात ही छोड़िए, अगर उनमें से सिर्फ एक भी होता तो उससे निपटना आसान नहीं होता। शुक्र है कि हम वहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, वरना हम अचानक से ही फंस जाते। टीम 2 के ये लोग लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। डीन बाई ने घाटी में दौड़ रहे छात्रों से चिल्लाकर कहा, अगर तुम डटे नहीं रह सकते तो हार मान लो, इसके लिए अपनी जान मत गंवाओ। किम यून और उसके साथियों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विशाल तूफानी भालू उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वह लगातार गड़गड़ाहट और आग उगल सकता था और उसकी चाल बहुत तेज थी। उन रणनीतियों का पालन करें जिन पर हम पहले सहमत हुए थे, जी वुफेंग ने गंभीरता से कहा। घाटी में 1 घंटे से भी कम समय तक भाग दौड़ करने के बाद वे धीरे धीरे हिंसक वज्र भालू के हमलों से परिचित हो गए और सहयोग करने लगे। उनमें से कुछ विशाल भालू का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि अन्य हमला करने के लिए। उनकी रणनीति ने जी वुफेंग और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। वे उन्हें कुछ हद तक अनुभव प्रदान करने में सक्षम थे। टीम 2 की रणनीति का काफी अच्छा असर हुआ। जब उनमें से एक ने कोलोसल थंडर बियर का ध्यान सफलतापूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो बाकी लोग तेजी से दौड़ पड़े और कोलोसल थंडर बियर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये देखकर डीन बाई जल्दी से चिल्लाया, टीम 2 ने थंडरस्टॉर्म भालू पर 10 बार हमला कर दिया है। अभी आधा समय बाकी है। रेतखड़ी उसके पैरों के पास थी और आधी रेत अभी भी वहीं थी। पहले हुए उस जबरदस्त हमलों के दौर ने टीम 2 को पल भर में अपना हमला पूरा करने पर मजबूर कर दिया था। अगर वे 1 घंटे तक टिके रहते तो वे जीत जाते। शी वुफेंग, इस तरकीब को अपनाने के बारे में सोचना भी मत। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास ज्यादा लोग हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 4। एक कप्तान मुस्कुराया और बोला, इससे हमें कुछ मदद मिलेगी। कप्तान सही थे, लेकिन जी वुफेंग और किम यून को लगा कि वे इससे कुछ सीख सकते हैं। घाटी में हिंसक तूफानी भालू और भी ज्यादा खतरनाक हो गया जब उसने भयंकर दहाड़ें छोड़ी। ये बेहद डरावना था। इससे भी अधिक भयावह बात ये थी कि थंडरस्टॉर्म भालू का चमड़े का कवच, जो मूलतः सफेद था, अब धीरे धीरे धूसर होता जा रहा था। अच्छा नहीं है, थंडरस्टॉर्म विशाल भालू एक खूंखार जानवर में बदल रहा है। डीन बाई ने भौहें चढ़ाईं। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से एक बूढ़ा आदमी आसमान से उड़कर आया। उसने कहा, मूल्यांकन जारी रखो। इस बदलाव से मूल्यांकन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। छात्र मन ही मन कोस रहे थे। राक्षसी जानवर दुनिया के सबसे डरावने जीव थे। इस समय थंडरस्टॉर्म भालू अतुलनीय रूप से क्रूर था। लगातार इधर उधर टकरा रहा था और यहाँ तक कि पहाड़ भी टक्कर से हिल रहा था। स्क्वाड 2 के छात्र भी डर के मारे कांप रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। जब सबने ये देखा तो उन्हें ठंडी सांस मिली।
उन्हें यकीन हो गया कि यह छात्र जरूर मर गया होगा। वास्तव में विशाल वज्रभालू ने आक्रमण किया और एक ही हथेली से आग में घिरे छात्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया। टीम 2 असफल रही। डीन बाई और कुछ बुजुर्ग जल्दी से घाटी में छात्रों को उठाने के लिए रस्सी फेंकते हुए बाहर निकल आए। एक व्यक्ति की मृत्यु का अर्थ है असफलता, सारा प्रयास व्यर्थ। किम यून ने हल्की सी आह भरी। परीक्षा वाकई मुश्किल थी। बिना पर्याप्त ताकत के पास होना नामुमकिन था। छठी टीम, अब तुम्हारी बारी है। वापस आकर डीन बाई ने छठी टीम के छात्रों की ओर देखा और कहा, यदि आप परीक्षा के इस दौर में भाग लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको गुफा छोड़नी होगी। टीम 6 के सदस्य अचानक झिझक गए। साफ था कि वे खतरनाक थंडरस्टॉर्म भालुओं से बुरी तरह डर गए थे। हम हार मानते हैं, छठी टीम के कप्तान ने फैसला सुनाया। ठीक है, टीम 7, तुम्हारा क्या हाल है? डीन बाई ने 7 टीमों की तरफ देखा। टीम 7 ने निर्णायक रूप से गुफा को छोड़ दिया और 2 विशाल थंडरस्टॉर्म भालुओं की ओर बढ़ गई। उन्होंने एक रणनीति भी तय कर ली थी, इसलिए शुरू से ही वे हमला करने में आखिरी क्षण तक देरी करते रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर वे शुरुआत में 10 हमले भी कर लेते तो भी जरूरी नहीं कि वे परीक्षा पास कर पाते। अगर अभी टीम 2 की तरह कोई मारा जाता तो इसका मतलब होता कि वे असफल हो जाते। इस प्रकार उन्हें शुरू से ही अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ी। उनके बीच बहुत अच्छी टीम वर्क भी थी। उदाहरण के लिए, जब वे अपने साथियों को थंडरस्टॉर्म भालू द्वारा पीछा करते हुए देखते तो आसपास के सभी साथी वहां जाकर थंडरस्टॉर्म भालू का ध्यान अपनी ओर खींचते या उसे भगाने के लिए पत्थर फेंकते। इससे टीम के साथियों का बहुत करीब से पीछा करने से बचाव होता है। अध्याय 154, हर जगह साजिश। किम यून ने घाटी में 7वीं टीम की ओर देखा और मन ही मन सिर हिलाया। ये 13 लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। उनकी समग्र गुणवत्ता बहुत ऊंची थी और वे कक्षा 8 के थंडरस्टॉर्म बियर को आसानी से संभाल सकते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे इस दौर को पार कर जाएंगे। म्यू रोंग डेरेन ने कहा, 7वीं टीम हमेशा से काफी मजबूत रही है। मुझे याद है कि वे लिन शुवानवु अकादमी में प्रवेश करने वाले हैं। हुओ झोंक ने अपनी लंबी छड़ी निकाली और उसे साफ किया। उसने कहा, अगर हमारे मंच पर जाने का समय हो जाए तो शायद थोड़ा आसान हो जाए। किम यून की टीम फाइनल मैच में लड़ेगी। जब समय आएगा तो थंडरस्टॉर्म बियर्स की सहनशक्ति निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगी। वे घायल भी हो सकते हैं। जिन कोलोसल थंडरस्टॉर्म बियर्स का उन्होंने सामना किया, उनकी हालत निश्चित रूप से अच्छी नहीं होगी। उनके लिए यह वाकई अच्छी बात थी। आखिरकार वे तो सिर्फ 4 ही थे। बेहद खराब हालत में मौजूद विशाल थंडरस्टॉर्म भालुओं के सामने यह उचित ही कहा जा सकता था। इससे अन्य टीमें बहुत नाखुश हो गईं, मानो वे किसी और की मदद कर रहे हों। 1 घंटा बीत गया और अभी भी थोड़ा समय बचा था। इस समय टीम 7 के कप्तान ने अंतिम हमले को अंजाम देते हुए कमान संभालना और समन्वय करना शुरू कर दिया। उनकी आक्रमण शैली पिछली टीम जैसी ही थी। एक टीम ने विशालकाय थंडरस्टॉर्म बियर्स को आकर्षित किया, जबकि दूसरी टीम ने भयंकर हमला किया। यदि उनमें से कुछ लोग भीषण हमला भी करें तो वे एक क्षण में केवल 10 बार ही वार कर पाएंगे। 7वीं टीम ने 10 हमले पूरे कर लिए। डीन बाई चिल्लाया, समय पूरा हो गया है। 7वीं टीम परीक्षा में पास हो गई है। ये कहना जरूरी है कि टीम 7 के प्रदर्शन ने सभी छात्रों को एक एक करके उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। उनकी टीम वर्क काफी अच्छी थी और उनकी टाइमिंग भी बिल्कुल सही थी। जब 7वीं टीम के छात्रों को वापस लाया गया तो उनके चेहरे गर्व से भर गए। खासकर जब उन्होंने दूसरी और छठी टीम को देखा तो उनकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। टीम 2 की हालत फिर भी बेहतर थी। कम से कम वे तो ऊपर चढ़ गए, लेकिन टीम 6 की हिम्मत नहीं हुई। 7 की सफलता के बाद अगली टीमें 9 थीं, इसलिए उन्होंने भी 7 की टीम की रणनीति अपनाई। हालांकि 7 की टीम उनसे घृणा करती थी, लेकिन जब तक वे सुरक्षित रूप से परीक्षा पास कर सकते थे उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। टीम 9 में 16 लोग हैं। अगर वे हमारी रणनीति से भी सबक नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वे बहुत बेकार हैं, टीम 7 के एक छात्र ने कहा। स्क्वाड 7 के कप्तान का पतला चेहरा गर्व से भरा हुआ था जब उन्होंने कहा, हमने थंडरस्टॉर्म भालू पर अपनी बहुत सारी सहनशक्ति का उपयोग किया है, इसलिए जब हम हमला करते हैं तो हमें घायल होना निश्चित था। नोट, मुझे लगता है कि वे इस बात पर खुश हो रहे हैं कि वे घायल हो सकते थे, लेकिन वे नहीं हुए। उसने जी वुफेग और बाकियों की तरफ देखा और मजाक उड़ाया। तुम्हारे पास सिर्फ 4 लोग हैं और तुम्हारे पास सीखने के लिए कोई रणनीति नहीं है, इसलिए तुम्हें टीम 6 की तरह हार मान लेनी चाहिए। कोई तुम पर नहीं हंसेगा। जी वुफेग ने बस मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम आपके साथ मूल्यांकन का तीसरा दौर लेंगे। हुओ झोंग ने कुछ 3 मीटर लंबी लकड़ियां निकाली और किम यून और उसके साथियों को बांट दी। वह मुस्कुराया और बोला, इस तरह तुम विशाल तूफानी भालू पर बिना ज्यादा पास आए हमला कर पाओगे। बेहतर होगा कि हम चाबुक का इस्तेमाल करें। डीन बाई, अगर मेरा हथौड़ा उड़कर उस पर लगे तो क्या उसे गिना जाएगा? किम यून ने पूछा। गिनती तो नहीं हो सकती, हथियार तो हाथ में ही होगा। वह भी मन ही मन इस 4 आदमियों की टीम को लेकर दिल ही दिल में चिंतित था। अगर वे परीक्षा पास न भी कर पाए तो कोई बात नहीं, उनकी मौत ही उसे सबसे ज्यादा डराती थी। जल्द ही 1 घंटा बीत गया। 9वीं टीम ने परीक्षा पास करने के लिए 7वीं टीम की रणनीति अपना ली थी। अब हमारी बारी है, चलो चलें। जैसे ही जी वुफेग जाने वाला था, ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से एक नीले वस्त्रधारी बुजुर्ग अचानक उड़कर आया और चिल्लाया, आखिरी टीम को हथियार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। क्यों? जी वुफेग ने गुस्से से पूछा। नीले वस्त्रधारी वृद्ध ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि दोनों थंडरस्टॉर्म भालू शारीरिक रूप से कमजोर और घायल हैं, इसलिए उनकी हालत ठीक नहीं है।
पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आपको हथियार इस्तेमाल करने से मना किया जाता है। खैर, आपकी परीक्षाएं भी बाकी टीमों की तरह ही कठिन हैं। टीम 7 का कप्तान खिलखिलाकर हंसा, हाँ मैं सहमत हूँ। टीम 9 के कप्तान ने भी समर्थन में सिर हिलाया। जहाँ तक किन यून और अन्य लोगों की बात है तो वे बहुत क्रोधित दिख रहे थे। डीन बाय किन यून ने नियमों में अचानक बदलाव पर अपना असंतोष व्यक्त किया। नीले वस्त्रधारी वृद्ध ने सख्ती से कहा, अगर आप नहीं माने तो हम आपकी योग्यता रद्द कर देंगे। हमारा अनुरोध उचित है, चलो चलें। जी वुफेंग ने भावशून्यता से कहा। किन यून और कंपनी केवल बाहर निकल सकते थे और विशाल तूफान भालू का सामना कर सकते थे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का ये समूह स्पष्ट रूप से जानबूझकर किन यून और कंपनी के लिए चीजों को मुश्किल बना रहा है। डुआन कियान, जो पहाड़ के आधे रास्ते से देख रहा था, गुस्से से बोला, वे कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है। यांग शियू ने चिंता का भाव प्रकट किया। धीरे से आह भरते हुए कहा, मुझे आशा है कि वे सब ठीक होंगे। क्या तुम्हें यकीन है? ये तो अच्छा ही है कि वे मरे नहीं हैं। ये दोनों विशाल थंडरस्टॉर्म भालू ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के बहुत अच्छे पालतू जानवर हैं। मास्टर वेई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। गंभीर चोट लगने के कारण वे उन्मत्त अवस्था में आ गए थे, इसलिए वे क्रूर हो गए। समय के साथ वे धीरे धीरे वापस बदल जाएंगे। क्या तुम देख नहीं रहे कि वे कितने घायल हैं? वरना मार्शल बॉडी के 8वें स्तर का कोई मार्शल कलाकार भी उन्हें नहीं मार पाता। जब किन यून घाटी में चला गया तो उसने देखा कि आसपास के पहाड़ों से बहुत से लोग उसे देख रहे थे। उसकी नज़र बहुत तेज थी और उसकी नज़र तुरंत यांग शियू पर पड़ी, जो नीली पोशाक पहने एक चट्टान पर शांत भाव से लंबी और सुंदर खड़ी थी। जब यांग शियू ने किन यून को देखा तो वह मुस्कुराई और उसकी ओर सिर हिलाया। गर्जना टिल्डा टिल्डा टिल्डा। ये देखकर कि कोई प्रकट हुआ है, हिंसक तूफानी भालू ने क्रोधपूर्वक दहाड़ लगाई और आगे की ओर झपटा। किन यून, आसपास के पहाड़ों से पत्थर उठाओ। जब तक तुम इसे अच्छी तरह नियंत्रित कर लोगे, विशाल भालू को मारना कोई समस्या नहीं होगी। जी वुफेंग ने अचानक गंभीरता से कहा। म्यू रोंग डैरन ने अपनी आस्तीनें लहराई और अपनी क्यूई को मुक्त कर दिया, जिससे थंडर भालू की आंख में चोट लग गई और वह दूर जा गिरा। जी वुफेंग और मुरोंग डैरेन एक भालू से निपटने गए। हुओ जोंग ने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका। पत्थर बेरहमी से दूसरे भालू के सिर पर लगा और उसे भी दूर ले गया। अभी तो बस शुरुआत थी, लेकिन घाटी पहले ही बेहद उग्र हो चुकी थी। खासकर जी वुफेंग और म्यू रोंग डैरेन, वे पहले ही दूर से ही भयानक हमले करने में सक्षम थे। बस कुछ ही चालें चली, लेकिन उन्होंने अपने विशालकाय थंडरस्टॉर्म भालू को पहले ही अंधा कर दिया। इससे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लोग भड़क गए। किन यून ने भी लंबी दूरी का हमला करने के लिए विस्फोटक क्यूई का इस्तेमाल किया। वह दौड़ा और रुका और खास तौर पर विशाल तूफानी भालू के सिर पर वार किया। विशाल भालू बार बार दहाड़ रहा था और भी ज्यादा क्रोधित होकर बिजली की तरह आग उगल रहा था। तीसरे भाई हुओ, मैं पहाड़ की दीवार पर हमला करने का मौका ढूंढूंगा और एक विशाल चट्टान को गिराने की कोशिश करूंगा। जब समय आएगा तो तुम उस विशाल चट्टान को हथियार की तरह इस्तेमाल करके उस विशाल भालू को चकनाचूर कर सकते हो। चूंकि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस जानबूझकर हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, तो उन्हें उन दो विशाल थंडरस्टॉर्म भालुओं को भी भूल जाना चाहिए। किन यू ने गंभीरता से हुओ जोंग से कहा। जब हुओ जोंग ने ये सुना तो वह तुरंत उत्साहित हो गया और खुशी से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। हम उन दो विशाल भालुओं को मार डालेंगे। जी वुफेंग भी यही सोच रहा था कि उसे भालू को कैसे मारना चाहिए। यद्यपि वे सभी दूर से विशालकाय बिजली भालू पर हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर नजदीक से हमला नहीं किया, इसलिए उन हमलों की गिनती नहीं की गई। हालात देखकर सभी को अंदाजा हो गया था कि ये चारों न तो मरेंगे और न ही घायल होंगे। ये सभी बहुत ताकतवर थे और हर एक में बेहतरीन गुण थे। अब देखना था कि ये चारों कैसे उन विशालकाय भालुओं के पास पहुंचकर उन पर 10 बार हमला कर पाते हैं। जब किन यून ने देखा कि विशाल तूफानी भालू की गति धीमी हो रही है, तो उसने हुओ जोंग से कहा, तीसरे भाई हो, पहले भालू को रोको, मैं पत्थर लेने जाता हूँ। अध्याय 155, ड्रैगन पंजे से लड़ाई। हुओ जोंग ने हवा के माध्यम से आंतरिक शक्ति का एक उछाल भेजा और थंडरस्टॉर्म भालू के पैर पर प्रहार किया। विशालकाय भालू इतना दर्द में था कि उसने एक जोरदार दहाड़ लगाए। उसके मुंह से आग की तेज लहरें फूट पड़ी और फिर वह एक भयंकर दहाड़ के साथ हुओ जोंग की ओर झपटा। स्क्वाड 7 के नेता ने दांत पीसते हुए कहा, डीन बाय, क्या इस तरह दूर से कोलोसल थंडरस्टॉर्म भालू पर हमला करना नियमों के खिलाफ नहीं है? डीन बाय ने जवाब दिया, वास्तव में नहीं, लेकिन ये चाल बड़ी संख्या में लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अगर थंडरस्टॉर्म भालू क्रोधित हो जाता है तो वह बेतरतीब ढंग से हमला करेगा, और चूंकि आप लोगों के पास बहुत अधिक लोग हैं, इसलिए यदि आप फैलने में विफल रहते हैं तो आपको चोट लगना बहुत आसान है। इसके अलावा अंधे हो जाने के बाद थंडरस्टॉर्म भालू को नियंत्रित करना आसान नहीं था। मैदान पर मौजूद 2 थंडरस्टॉर्म भालुओं की आंखें घायल थीं, मानो मक्खियां उड़ रही हों, मानो वे पागल हो गए हों। मास्टर वेई ने जब देखा कि किन यून पहाड़ की दीवार के पास आ गया है, तो वे जल्दी से चिल्लाए, किन यून क्या करने की योजना बना रहा है? सभी ने तुरंत किन यून की ओर देखा, क्योंकि उसकी हथेलियों में ऊर्जा की 2 शक्तिशाली शक्तियां संघनित हो रही थीं, जो पर्वत की दीवार के विरुद्ध धक्का दे रही थीं। यांग शियू ने धीमी आवाज में कहा, ये 10,000 घोड़ों वाली हथेलियां हैं, और यहाँ हंशान मुद्रा भी है। दरअसल किन यून ने 10,000 अश्व हथेली को मिलाकर पहाड़ की दीवार पर हंशान मुद्रा का प्रयोग किया।
उसने पहाड़ की दीवार में एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति का संचार किया और उसमें लगातार कंपन की शक्ति भी प्रवाहित होती रही, यहाँ तक कि उन्होंने गुप्त रूप से सुनामी तकनीक का उपयोग किया और पहाड़ की दीवार पर हमला करने के लिए 3 शॉकवेव बनाने के लिए अपनी कंपनशील आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। झुओ चुआन ने आश्चर्य से कहा, हनशान शैली, इतनी कठिन मार्शल आर्ट, फिर भी उसने इसे इतनी कम उम्र में सीख लिया और उसने हनशान की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। हो जिंगफेंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और आश्चर्य से कहा, लगता है उसने सुनामी तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। वह वास्तव में कई मार्शल आर्ट तकनीकों को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें एक साथ उपयोग कर सकता है। किन यून के प्रहार से धरती तुरंत हिल गई और पहाड़ हिलने लगे। विशाल पर्वत जोर जोर से हिलने लगा। पहाड़ की दीवारों पर दरारें दिखाई देने लगीं और पत्थर गिरने लगे। वह भी गिरती चट्टानों में डूब गया। जब सबने ये देखा तो वे किन यून का मजाक उड़ाने से खुद को नहीं रोक सके और सोचा कि उसने खुद को तोड़ दिया है। जैसे ही सबने सोचा कि किन यून पत्थर से घायल हो गया है, पत्थरों का ढेर अचानक हिल गया। एक जोरदार धमाके के साथ एक चट्टान फट गई। किन यून अंदर से उड़कर बाहर आया। बूढ़े हुओ, आओ एक पत्थर उठाओ। किन यून थंडरस्टॉर्म भालू पर टूट पड़ा और चिल्लाया। उसने वज्र की आंतरिक शक्ति की एक धारा छोड़ी जो भालू के पैर पर लगी। विशाल तूफानी भालू के पैर पर चोट लगने से काले कवच का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया। भालू का पैर घायल हो गया और उसकी गति और भी धीमी हो गई। किन यून ने थंडरस्टॉर्म भालू के साथ संघर्ष जारी रखा, जिससे हुओ झोंग को समय हासिल करने में मदद मिली। जब हुओ झोंग मलबे के ढेर के पास पहुंचा तो उसने तुरंत उस विशाल चट्टान को उठा लिया जो 20 मीटर से ज्यादा लंबी और 10 मीटर चौड़ी थी। उसके जोरदार बल से वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। अब हर कोई देख सकता था कि हुओ झोंग विशाल थंडर भालू को कुचलने के लिए एक बोल्डर का उपयोग करना चाहता था। किन यून ने थंडरस्टॉर्म भालू को हुओ झोंग की ओर निर्देशित किया और चिल्लाया, इसे फेंक दो, अभी फेंक दो। ठीक है, हुओ झोंग चिल्लाया और विशाल पत्थर फेंक दिया। एक चट्टान को उड़ते देख सभी घबरा गए। किसी ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें किन यून को कुचलकर मार डालने का डर नहीं है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने किन यून को चमकते हुए देखा, क्योंकि वह तुरंत दर्जनों मीटर आगे निकल गया। पत्थर भी विशाल थंडर भालू के शरीर पर गिरा। बूम! जैसे ही पत्थर गिरा, वह तुरंत टूट गया। पूरी घाटी भी जोर से हिलने लगी। उसी समय जी वुफेंग और म्यू रोंग दा रेन की तरफ से भी बहुत शोर मचा। पहाड़ की दीवार से एक विशाल चट्टान गिरी और पहाड़ की दीवार के पास खड़े विशाल तूफानी भालू पर जा गिरी। 2 विशालकाय थंडरस्टॉर्म भालू अब पत्थर की चपेट में आ गए। घाटी में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। किन यून और उसकी 4 आदमियों की टीम ने बड़ी चतुराई से अखाड़े का इस्तेमाल करके थंडरस्टॉर्म भालू को बुरी तरह घायल कर दिया था। गर्जन! अचानक भालू की दहाड़ से हवा हिल गई। जो विशाल पत्थर नीचे दबा हुआ था वह वास्तव में टूट गया था। विशाल तूफानी भालू तेजी से आगे बढ़ा। उसका शरीर बिजली के तेज झटकों से भरा हुआ था। हालांकि वह जख्मों से भरा हुआ था, फिर भी उसकी शक्ति जरा भी कम नहीं हुई। गर्जन! जी वुफेंग और मुरोंग डैरेन के तूफानी भालू भी चट्टानें तोड़कर बाहर भागे। वे इतने गुस्से में थे कि मुरोंग डैरेन की ओर दौड़ते हुए बिजली के बोल्ट बरसा रहे थे। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का एक बूढ़ा आदमी पहाड़ की ढलान पर ठिठक कर हंसा। यह 8वीं श्रेणी का राक्षसी जानवर है, इसे कुछ पत्थरों से कैसे दबाया जा सकता है? तुम सब बहुत भोले हो। अब जब विशाल भालू पूरी तरह से क्रोधित हो चुका है, अगर तुम सब उसके पास गए तो तुम निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाओगे। हुओ झोंग ने तुरंत एक विशाल चट्टान उठाई जो 10 मीटर से अधिक लंबी थी और उसे आने वाले थंडरस्टॉर्म भालू की ओर पटक दिया। विशाल तूफानी भालू ने विशाल चट्टान की ओर बिजली का एक बोल्ट फेंका, जिससे वह कई छोटे पत्थरों में बिखर गई। क्रोधित थंडरस्टॉर्म भालू अब पहले जैसा अनाड़ी नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अचानक ही बुद्धि मिल गई हो। ऊपर देखो, ये वही 2 बूढ़े आदमी हैं जो पहले वाले थे। वे वहां ऊपर क्या कर रहे हैं? म्यू रोंग जून चिल्लाया। थंडरस्टॉर्म भालू के बिजली के हमलों से बचने के बाद किन यून ने ऊपर देखा और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के 2 बूढ़े लोगों को घाटी के ऊपर पालथी मारकर तैरते हुए देखा। ये वही लोग हैं जो कोलोसल थंडरस्टॉर्म भालुओं को लाए हैं। उन्हें कोलोसल थंडरस्टॉर्म भालुओं से बात करनी चाहिए और भालुओं को नियंत्रित करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। जी वुफेंग का चेहरा भी गुस्से से भर गया। ये तो हद हो गई। थंडरस्टॉर्म बियर्स की हालत ठीक नहीं है। तुम्हारे शुरू करने से पहले ही ये टूट चुके थे। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हें पहले मिले फायदों की भरपाई हो सके। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के एक बूढ़े आदमी ने व्यंग्य किया। हम तुम्हारे मुंह चूतड़ों पर हैं, तुम जैसे चाहो वैसे पाद सकते हो। म्यू रोंग जुन ने गुस्से से कहा, बूढ़ों, याद रखना। जी वुफेंग ने किन यू से कहा, चाहे कुछ भी हो, हमें थंडरस्टॉर्म भालुओं को मारना ही होगा। किन यू ने हुओ झोंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, तीसरे भाई हुओ, क्या आपके पास विशाल तूफानी भालू को थोड़े समय के लिए स्थिर करने का कोई उपाय है? हाँ, छोड़ दो इसे मुझ पर। हुओ झोंग ये कहकर बैल की तरह उस विशालकाय भालू की ओर दौड़ा। उसके शरीर की सतह पर अचानक एक हल्की सुनहरी धुंध छा गई, मानो वह कोई हवाई ढाल हो। विशाल थंडर भालू ने दहाड़ते हुए हुओ झोंग की ओर बिजली का एक बोल्ट थूका। बूम! बिजली और आग के हुओ झोंग पर पड़ने के बाद उसके शरीर की सतह पर मौजूद सुनहरे अवरोध ने उन्हें पीछे धकेल दिया। हर कोई मन ही मन हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसने कौन सा युद्ध कौशल इस्तेमाल किया था। विशाल हाथी कौशल। झुओ चुआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने आश्चर्य से कहा, क्या यह उस तरह की साधना तकनीक है जो एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर सकती है? हो जिंगफेंग भी बहुत हैरान था। मैंने सोचा था कि यह साधना तकनीक विलुप्त हो गई है।
हुओ जोंग थंडरस्टॉर्म भालू के पीछे भागा और उसके चारों ओर की सुनहरी ढाल अचानक आकार में बढ़ गई, जो एक हल्के सुनहरे मृगतृष्णा में बदल गई जो कुछ मीटर ऊंची थी। ये ब्रह्म एक बहुत मजबूत वज्र आंतरिक शक्ति से बना था। हुओ जोंग के नियंत्रण में ब्रह्म ने एक टटोलने वाली हरकत की और कोलोसल थंडर भालू को कसकर गले लगा लिया। थंडरस्टॉर्म भालू जोर जोर से दहाड़ रहा था, लगातार संघर्ष कर रहा था, फिर भी वह सुनहरे रंग के ब्रह्म के जाल से मुक्त नहीं हो पा रहा था। भाई यून, जल्दी करो, हुओ जोंग जल्दी से चिल्लाया। किन यून दौड़कर ऊपर उछला। उसकी एक भुजा विशाल शेर के पंजे में बदल गई। पंजे 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे थे। ये किस तरह की साधना तकनीक है? यह जरूर कोई पशु मार्शल आर्ट होगी। डुआन कियान बेहद हैरान हुआ जब उसने यांग शियू की ओर देखा। यांग शियूए ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे इस मार्शल कौशल का उपयोग करते हुए कभी नहीं देखा। किन यू ने स्वर्गीय सिंह के लड़ाकू ड्रैगन पंजे का इस्तेमाल किया और एक भयानक पीला सुनहरा सिंह पंजा बनाया। पवन श्लेष्म मुट्ठी के 6 रूपों का इस्तेमाल करते हुए उसने थंडरस्टॉर्म भालू पर हमला किया। अध्याय 156 भालू का वध। पवन संहार कला काफी प्रसिद्ध थी और कई लोग इसे पहचान सकते थे। हालांकि ये पहली बार था जब उन्होंने किसी जानवर के पंजों का इस्तेमाल करके 6 शैली की पवन संहार मुट्ठी तकनीक देखी थी। वे सभी बेहद हैरान थे। किन यून क्रोधित हो गया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस ने बार बार उनके लिए मुश्किलें खड़ी की थीं, जिससे उनकी परीक्षाएं और भी मुश्किल हो गई थीं। जाहिर है वे उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे थे। नरक में जाओ। उसके हृदय में क्रोध भड़क उठा जब उसने 6 शैली की पवन संहार कला का प्रदर्शन किया। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, हवा में मौजूद एक बुजुर्ग ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, रुको। हालांकि उन्होंने पहले ही 6 शैली पवन हत्या कला को उजागर कर दिया था। 4 अत्यंत तीखे पंजे हवा में उड़ते हुए विशालकाय थंडर भालू के शरीर पर आ गिरे। टकरा जाना। उग्र थंडरस्टॉर्म भालू का कठोर बाहरी कवच आसानी से चीर दिया गया था। घाव से काला खून लहर की तरह बह रहा था। सब लोग एकदम से चौंक गए। कुछ ही सेकंड में थंडरस्टॉर्म भालू के शरीर पर ढेर सारे गहरे खूनी घाव उभर आए। रुकना। किन यून ने आवाज अनसुनी कर दी और एक बार फिर 6 स्टाइल विंड स्लेयर कला का इस्तेमाल किया। उसने बुरी तरह घायल थंडरस्टॉर्म भालू के शरीर पर बेरहमी से वार किया, जिससे विशाल भालू का ताजा खून बहने लगा। जब बूढ़ा आदमी जमीन पर उतरा तो भालू पहले ही स्वर्गीय शेर के लड़ाकू ड्रैगन पंजे द्वारा कई टुकड़ों में फाड़ दिया गया था। जमीन पर पड़े उन मांस के टुकड़ों को देखकर हर कोई कांपने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह हथियार नहीं चला सकता था, लेकिन शेर का पंजा, जिसका इस्तेमाल किन यून ने किया था, किसी हथियार जितना ही भयानक था। वह 4 ब्लेडों जितना तेज था। दूसरी ओर दूसरे क्रोधित थंडरस्टॉर्म भालू को म्यू रोंग दारेन ने सुनहरे ऊर्जा धागे से बांध दिया था, जिससे उसका हिलना डुलना मुश्किल हो गया था। जी वुफेंग फुर्ती से कूद पड़ा। उसकी हथेली में एक सफेद रोशनी दिखाई दी। उसके बाद एक ठंडी तलवार की क्यूई बह निकली। फिर उसने अपनी हथेली थंडरस्टॉर्म भालू के सिर पर पटक दी और सफेद तलवार की क्यूई भालू के सिर में भी जा धंसी। थंडरस्टॉर्म भालू जो संघर्ष कर रहा था और दहाड़ रहा था, अचानक जमीन पर गिरने से पहले शांत हो गया। म्यू रोंग जुन दौड़कर आया और थंडरस्टॉर्म भालू को 10 बार मुक्का मारा। 2 विशाल भालुओं को गिरते देख डीन बाई भी हैरान रह गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, 10वीं टीम, 10 हमले पूरे। उसके पैरों के पास रेतखड़ी का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी बचा था, जिसे अभी खाली किया जाना बाकी था। लेकिन घाटी में 2 थंडरस्टॉर्म भालू पहले ही मर चुके थे। किन यून का चेहरा खून से सना हुआ था और वह गुस्से से भरे बुजुर्ग को बेरुखी से देख रहा था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, माफ करना, तुम्हारा थंडरस्टॉर्म भालू बहुत कमजोर है। मैं लापरवाही में उसे मार डाला। मुझे सच में बहुत अफसोस है। कक्षा 8 के ये दोनों राक्षसी जानवर बिल्कुल भी कमजोर नहीं थे, फिर भी उन्हें मार दिया गया। उनमें से एक के तो टुकड़े टुकड़े भी कर दिए गए। डीन बाय ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दौड़े। आप लोगों को ये याद है। बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने विशाल तूफानी भालू की लाश को हटा दिया था। तुम लोगों को ये याद रखना चाहिए। अगर तुमने मूल्यांकन के लिए हमारे लिए मुश्किलें खड़ी की तो मैं इस कर्ज को याद रखूंगा। एक दिन मैं, जी वुफेंग, तुम्हें इसकी 10 गुना कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। जी वुफेंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने एक राजसी तलवार की आभा छोड़ी, जिसके साथ एक मजबूत हत्या का इरादा भी था। इसने घाटी के ऊपर की हवा को भर दिया, जिससे कई मार्शल दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ डर गए। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कह सका। वह मार्शल बॉडी के 9वें स्तर का एक मार्शल आर्टिस्ट था। फिर भी वह जी वुफेंग से डर गया था। भागो! जी वुफेंग गुस्से से चिल्लाया और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। उसकी जबरदस्त तलवार जमीन पर पड़े पत्थरों को भी हिला सकती थी। किन यून मन ही मन घबरा गया। जी वुफेंग ने वाकई इतनी भयानक शक्ति छुपा रखी थी। शायद अपने अत्यधिक क्रोध के कारण ही वह उसे दबा नहीं पाया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का बुजुर्ग डर के मारे जल्दी से चला गया। घाटी के ऊपर उमड़ते बादल भी धीरे धीरे शांत हो गए। झो चुवान ने कुछ गहरी सांसें लीं और आश्चर्य से कहा, जी वुफेंग वाकई बहुत भयानक है। उसने इतनी तलवारबाजी कैसे विकसित कर ली? लगता है वो तलवारबाज है। हो जिंगफेंग ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैंने उस समय सचमुच उसे गलत समझा था। उसकी ताकत के साथ हम निश्चित रूप से एक अपवाद बना सकते थे और उसे स्वीकार कर सकते थे। ये किन यून जितना ही चौंकाने वाला है। यांग शियू ने भी राहत की सांस ली। किन यून ने पहले जो शेर का पंजा छोड़ा था, उसने आज उसे चौंका दिया था। वह मार्शल आर्ट से बहुत परिचित थी और बता सकती थी कि शेर का पंजा कोई साधारण मार्शल आर्ट नहीं है। डीन बाई ने ऊंची आवाज में कहा, 7वीं टीम, 9वीं टीम, 10वीं टीम इस राउंड के मूल्यांकन में पास हो गई हैं।
अब हम तीसरा राउंड शुरू करेंगे। परीक्षा के तीसरे दौर में तियान जुआन मार्शल स्कूल, स्टार जुआन वू अकादमी और लिंग जुआन वू अकादमी मार्शल बॉडी दायरे के 7वें स्तर पर 2 मार्शल कलाकारों को अन्य टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजेंगे। प्रत्येक टीम अपने लिए निर्धारित 2 लड़ाकों को हराकर परीक्षा पास कर सकेगी। समय सीमा 2 घंटे है। जब किन युन ने ये सुना तो उन्हें पता चला कि यह मूल्यांकन उनके लिए बेहद नुकसानदेह था। डीन बाई ने कहा, मूल्यांकन का तीसरा दौर शुरू करने से पहले आप 2 घंटे आराम कर सकते हैं। ब्रेक के दौरान कोई व्यक्ति घाटी के बीचों बीच युद्ध का मंच बनाने आया। उन्होंने एक विशाल चट्टान को बड़ी बड़ी ईंटों में काटा और फिर उन्हें घाटी के बीचों बीच फैलाकर एक विशाल चौकोर मंच बनाया जो 100 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा था। डीन बाई ने भी छात्रों को नियमों के बारे में समझाया। नियम सुनकर किन युन बेहद परेशान हो गया। वे चारों मार्शल बॉडी के 6ठे स्तर पर थे। अगर उन्हें मार्शल बॉडी के 2 7वें स्तर से निपटना होता तो कहा जा सकता था कि उन्हें दूसरी टीमों पर कोई बढ़त नहीं थी। 2 तरीके हैं। पहला ये कि आपकी पूरी टीम स्टेज पर जाए और मार्शल बॉडी दायरे के 7वें स्तर पर मौजूद 2 मार्शल आर्टिस्ट से लड़े। 7वें स्तर पर मौजूद इस मार्शल आर्टिस्ट को 2 घंटे में हराएं। दूसरा तरीका यह है कि आप सभी बारी बारी से ऊपर जाएं और एक प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करें। अगर आप प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकते तो नीचे आएं और फिर किसी और को लड़ने के लिए ऊपर भेजें। इस तरीके से प्रतिद्वंद्वी की आंतरिक शक्ति खत्म हो जाएगी। जीतकर ही तुम परीक्षा पास कर सकते हो। इसलिए अगर तुम बराबरी से भी लड़ो तो भी सब बेकार होगा। जी वुफेंग ने ये सुनकर कहा, चलो दूसरा तरीका चुनते हैं। 7वें चरण के मार्शल कलाकारों से लड़ने के लिए घूमने वाली विधि का उपयोग करते हैं। भाई यूं, ये पहले जैसा ही है। चलो अलग हो जाते हैं। मैं दूसरे भाई मुरोंग से लड़ूंगा और तुम तीसरे भाई हो से लड़ो। ठीक है, किन युन ने सिर हिलाकर कहा। वे सिर्फ 4 थे। अगर वे द्वंद्व मंच पर 4 और 2 के बीच मुकाबला करें तो उनकी जीत की संभावना ज्यादा नहीं होगी। इस समय अन्य टीमें भी रणनीति पर चर्चा कर रही थीं। 2 घंटे तेजी से बीत गए और 7वीं टीम के लोगों ने सामूहिक युद्ध में भाग लेने का फैसला किया। 10 से ज्यादा लोग युद्ध के मंच पर खड़े थे। उनके खिलाफ लड़ने वाले 2 लोग 7वें तल पर थे। वे दोनों स्टार जुआन वू अकादमी के अधेड़ उम्र के पुरुष थे। शुरू करो, डीन बाई चिल्लाया। शुरू से ही युद्ध मंच पर अराजकता व्याप्त थी। 6ठी कक्षा के 10 से ज्यादा छात्रों ने 7वीं कक्षा के 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। वे हथियार भी नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्होंने दूर से ही अपनी आंतरिक शक्ति की लहरें छोड़ी। मार्शल बॉडी क्षेत्र के 7वें स्तर पर मौजूद 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों की ओर हर तरह की अलग अलग रंग की आंतरिक शक्ति उमड़ पड़ी। हवा की लहरें फूट पड़ीं। जी वुफेंग ने कहा, स्टार जुआन वू अकादमी के मार्शल कलाकारों की ताकत वाकई कम नहीं है। इस तरह से हमला होने के बावजूद, इतने शांत बने रहने के बावजूद उन्होंने अभी तक हमला नहीं किया है। हुओ झोंक चिल्लाया, ये शुरू हो रहा है। 7वें स्तर के 2 मार्शल बॉडी मार्शल कलाकारों ने एक साथ हमला करने की योजना बनाई। इसलिए उन्होंने जो हथेलियां दिखाईं वे एक जैसी थीं। कई विशाल हथेलियां अचानक काले बादलों की तरह प्रकट हुईं, जैसे वे बार बार घूम रही हों, जिससे 7वें दल के छात्रों को पीछे हटना पड़ा। उनमें से कुछ तो युद्ध मंच से उड़कर गिर भी गए। जब तक आधे से अधिक प्रतिभागी युद्ध मंच पर होंगे वे हारेंगे नहीं। कुछ ही देर बाद मंच पर उपस्थित अन्य छात्र भी ताड़ की छाया से उड़ गए। अच्छी ताकत वाली 7वीं टीम वास्तव में मूल्यांकन के इस दौर में असफल रही। अध्याय 157 युकाई। 7वीं टीम नाकाम। 9वीं टीम आगे बढ़ो, डीन बाई चिल्लाया। जब 9वीं टीम मंच पर आए तो उन्होंने रोटेशन की विधि चुनी। 9वीं टीम के खिलाफ लड़ने वाले 2 साधक लिन जुआन वू अकादमी से आए थे और वे भी मध्यम आयु वर्ग के थे। उनमें से एक ने मंच पर हल्के से छलांग लगा दी। 9वीं टीम में 16 लोग थे। चर्चा समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने एक सदस्य को 7वें चरण के मार्शल कलाकार से मुकाबला करने के लिए भेजा। इस टीम के सदस्य की ताकत भी कम नहीं थी। कुछ दर्जन चालों तक टिके रहने के बाद वह मंच से नीचे भागा और लोगों को बदल दिया। जो लोग ऊपर गए थे वे कुछ और राउंड के बाद नीचे आ गए। इस तरह 1 घंटा बीत गया और 7वें चरण का मार्शल कलाकार अंततः हार गया। हालांकि वे खुद को खुश नहीं कर सके, क्योंकि अभी भी एक और 7वें स्तर का मार्शल कलाकार उनके खत्म होने का इंतजार कर रहा था। पहले वाली 7वीं टीम पछतावे से भरी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि अगर वे इसी तरह प्रतिस्पर्धा करेंगे तो परीक्षा पास कर पाना बहुत मुश्किल है। 1 घंटे बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षण में 9वीं टीम ने 7वें स्तर के मार्शल कलाकार को युद्ध मंच से नीचे गिराने में कामयाबी हासिल की और परीक्षा के तीसरे दौर को पारित कर दिया। 9वें समूह के लोग जोरदार जयकार कर रहे थे। उन्होंने परीक्षा के 3 दौर सफलतापूर्वक पार कर लिए थे और आखिरकार तियान जुआन मार्शल स्कूल में प्रवेश पा सके थे। केवल 10वीं टीम ही मंच पर जाने के लिए प्रतीक्षा करती नजर आए। किन्यू की 4 सदस्यीय टीम का सामना तियानेक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी के 7वें स्तर के मार्शल कलाकार से हुआ। जी वुफेंग ने कहा, पहले मुरोंग और मैं एक को मार गिराएंगे, बाकी तुम और तीसरे बूढ़े हुओ पर निर्भर करेगा। मुरोंग, तुम पहले जाओ। म्यू रोंग जुन पहले ही मंच पर आ चुके थे। तियान जुआन मार्शल स्कूल की तरफ काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। इस तरह की प्रतियोगिता में मृत्यु या चोट लगने की संभावना थी, इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता था।
म्यू रोंग डैरेन की चाल ढाल की तकनीक वाकई बेहतरीन थी और वह लंबी दूरी के आंतरिक बल के हमलों में भी माहिर था। इस समय वह अपने प्रतिद्वंद्वी के पास नहीं जाता था, बल्कि हमेशा युद्ध मंच के किनारे किनारे दौड़ता रहता था। समय समय पर वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर हमला करने के लिए वज्र की आंतरिक शक्ति की धारा छोड़ता था। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा के उपभोग के लिए मुख्य रूप से वही जिम्मेदार था। समय आने पर वह जी वुफेंग को मंच पर बुलाता था। इससे उसे इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की क्षमताओं को स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिलता था। बच्चा, मुझे पकड़ने मत देना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी गुस्से से चिल्लाया। वह म्यू रोंग जून जितना तेज नहीं था। उसके पास उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हे, जब तुम मुझे पकड़ लोगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। म्यू रोंग जून ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए अपनी आंतरिक शक्ति के कुछ और गोले छोड़े। इसी तरह वह मंच से कूदने से पहले लगभग 1 घंटे तक मंच पर नाचता रहा। जी वुफेंग ने मंच पर कदम रखा, अपने एक हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और कुछ वार से उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शरीर को तलवार के निशानों से ढक दिया। जब टीम 7 के लोगों ने देखा कि जी वुफेंग इतनी आसानी से कैसे जीत गया, तो वे और भी ज्यादा ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने गलत तरीका चुना था, वरना वे ये राउंड भी जरूर पास कर लेते। ये तथ्य कि तियान जुआन मार्शल स्कूल का 7वें स्तर का मार्शल कलाकार इतनी जल्दी हार गया, बहुत आश्चर्यजनक था। इस बिंदु पर हर कोई बता सकता था कि जी वुफेंग बहुत मजबूत था, जैसे कि उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। इसके बाद किन यू और हुओ झोंग को मूल्यांकन पास करने के लिए केवल एक और मार्शल बॉडी 7वें स्तर के मार्शल कलाकार को हराने की जरूरत थी। अचानक बहुत से लोग पहाड़ से उतरकर युद्ध स्थल के चारों ओर खड़े हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे अचानक क्यों उतर आए हैं। उनमें से एक आदमी युद्ध के मंच पर उतरा। वह बेहद युवा लग रहा था, लगभग 18 साल का। वह सुंदर था, आलीशान नीले कपड़े पहने हुए था, सिर पर सोने का मुकुट था। उसकी भौहें तलवारों जैसी थीं और उसकी आंखें ठंडी और गर्व से भरी हुई थीं। जब उसने किन युन की ओर देखा तो उसके मुंह के कोने पर तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य उभर आया। जब हुओ जोंग ने इस आदमी को देखा तो उसका चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। उसने गहरी आवाज में कहा, ये तियान जुआन मार्शल स्कूल का यूकाई है। किन युन जानता था कि हुओ जोंग एक ईमानदार और सीधा इंसान है, लेकिन उसे उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कभी पता नहीं चला। उसने कभी उसके बारे में पूछा भी नहीं था। डुआन कियान किन यू के पास आया और धीरे से बोला, यूकाई, जिसने 14 साल की उम्र में अकादमी में प्रवेश लिया था, अब मार्शल बॉडी के 7वें स्तर के शिखर पर है। उसके पास विस्फोटक मार्शल स्पिरिट है, जो एक बहुत ही खास तरह की पौराणिक मार्शल स्पिरिट है। काई, क्या तुम उन लोगों को ये समझने में मदद कर सकते हो कि एक शक्तिशाली योद्धा क्या होता है? एक नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नीले वस्त्र पहने इस व्यक्ति के नीले वस्त्र का रंग रूप वास्तव में ब्लू स्टार पैलेस के कुछ बुजुर्गों जैसा ही था। इससे पता चलता था कि उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। वह आदमी यांग शियू के बगल में खड़ा था, इसलिए किन युन ने उसे बहुत ध्यान से परखा। उसे पूरा यकीन था कि नीले वस्त्र वाला वह आदमी तियान शियाओ साम्राज्य का राजकुमार शियाओ यांगलोंग ही था। जियाओ यांगलोंग 30 साल का था, लेकिन दिखने में 20 के आसपास का लग रहा था। उसने एक आलीशान नीला लबादा, सिर पर नीले क्रिस्टल का मुकुट और दाढ़ी के 2 गुच्छे पहने हुए थे। उसकी भौहें थोड़ी मोटी और नुकीली नाक थी, जिससे वह बेहद खूबसूरत लग रहा था। जियाओ यांगलोंग ने भी किन युन की तरफ देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार और हल्की सी क्रूरता थी, मानो वह कोई चेतावनी दे रहा हो। किन युन ने जियो यांगलोंग की शत्रुतापूर्ण निगाहों से मुलाकात की और अपना सिर यूकाई की ओर देखा, जो युद्ध मंच पर खड़ी थी। यूकाई में एक अद्भुत युद्ध भावना थी और वह इतनी कम उम्र में ही 7वें स्तर का एक बहुत ही शक्तिशाली मार्शल बॉडी साधक था। अब उसे किन युन की 4 सदस्यीय टीम से लड़ने के लिए तैयार किया गया था। स्पष्ट रूप से तियान शुआन मार्शल स्कूल किन युन और उसके साथियों को प्रवेश करने से रोकने के लिए दृढ़ था। इतने सारे लोग आसमान से नीचे उड़कर आ रहे थे, तो जरूर यूकाई का मैच देखने आए होंगे। आखिरकार वह एक बेहतरीन युवा खिलाड़ी था। बूढ़े तीसरे हुओ, क्या आपकी यूकाई से दुश्मनी है? जी वुफेंग ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, हम उसे जाने नहीं दे सकते। हुओ जोंग ने दांत पीसते हुए कहा, हमें जीतना ही होगा। जी वुफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि स्थिति विशेष है, इसलिए हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। दूसरे भाई मुरोंग और मैं पहले जाएंगे, फिर तुम लोग। मुरोंग दा रेन और जी वुफेंग में अभी भी कुछ आंतरिक शक्ति बची हुई थी, इसलिए उन्हें यूकाई के खिलाफ इसका उपयोग करना पड़ा। जल्दी करो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, डीन बाई ने धीमी आवाज में कहा। म्यू रोंग जुन उछल पड़ा और पहले की तरह ही उसने अपनी गति तकनीक का प्रदर्शन किया और युद्ध मंच पर आगे पीछे दौड़ने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, यूकाई ने म्यू रोंग दा रेन को पकड़ लिया। यूकाई की चाल और भी भयानक थी। पलक झपकते ही वह म्यू रोंग दा रेन के पास पहुंच गया। फिर अपनी आस्तीन के एक हल्के से झटके से हवा का 1 मीटर चौड़ा गोला बना और म्यू रोंग दा रेन की ओर उछाला। म्यू रोंग दा रेन को बचने का मौका ही नहीं मिला और हवा के एक गोले ने उसे टक्कर मार दी। वह उड़कर दूर एक पहाड़ी दीवार से टकरा गया। वह बुरी तरह घायल हो गया और उसका शरीर खून से लथपथ हो गया। गुओ चेंग ने व्यंग्य किया, यूकाई की चाल ढाल की तकनीक तियान शुआन मार्शल स्कूल में सर्वश्रेष्ठ में से एक है और केवल शियाओ युलान ही उसका मुकाबला कर सकती है। वह असल में चाल ढाल की तकनीक में यूकाई से मुकाबला करना चाहता है, वह मौत को दावत दे रहा है।
जियो यांगलोंग हल्के से मुस्कुराया। पिछली प्रोफाउंड रैंक्ड मार्शल आर्ट्स अकादमी की 7वें स्तर की मार्शल आर्टिस्ट प्रतियोगिता में आह काई ने पहला स्थान हासिल किया था। उसके पास 8वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने की भी ताकत थी। किन यून म्यू रोन के पास आया और उसे प्रकाश शिलालेख उपकरण पहनने में मदद की। उसने उसे सांत्वना के कुछ शब्द कहे। बाकी सभी छात्र यू काई की ताकत देखकर मन ही मन हैरान थे। वह न सिर्फ दिखने में सुंदर था बल्कि उसकी प्रतिभा भी बहुत ऊंची थी। 18 साल की उम्र में मार्शल बॉडी के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंचने का मतलब था कि 20 साल से कम उम्र में 8वें या 9वें स्तर तक पहुंचने की पूरी संभावना थी। युवा स्वामी, चिंता मत करो, मैं किन यून को जरूर ठीक कर दूंगा। उसने सचमुच यू मेई को बदनाम करने की हिम्मत की है। यू काई ने व्यंग्य किया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, जियाओ यांगलोंग ने उदासीनता से कहा। यू काई, ये होनहार युवा योद्धा, वास्तव में उसे यंग मास्टर कहता था। युवा छात्रों ने श्रद्धा से भरे चेहरों के साथ जियाओ यांगलोंग को देखा। यांग शियुए के चेहरे पर ठंडक थी। उसने जियाओ यांगलोंग की तरफ देखा तक नहीं क्योंकि वो जानती थी कि जियाओ यांगलोंग किन यून से बहुत नफरत करता है। वो यू काई को किन यून से निपटने के लिए पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर देगा। अध्याय 158 रक्त और समुद्र के बीच शत्रुता। म्यू रोंग जुन गंभीर रूप से घायल हो गया था लेकिन लाइट रून सेट की मदद से वह जल्दी ही स्थिर हो गया, इसलिए वह जल्दी से ठीक हो गया। बॉस जी, आपको सावधान रहना होगा, किन यून ने जी वुफेक के कंधे पर थपथपाया। जब से हुओ जोंग ने यू काई को देखा था उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसका चेहरा गुस्से से भर गया था, मानो वह अपने गुस्से को नियंत्रित कर रहा हो। जैसे ही जी वुफेक मंच पर आया उसने भी मुरोंग डेरिन की तरह युद्ध मंच पर दौड़ना शुरू कर दिया। जब यू काई ने ये चाल फिर से देखी तो वह मुंह बिचकाकर उसके पीछे भागा। उसने अपने अंदर की क्यूई की एक गेंद छोड़ी और जैसे ही वह जी वुफेक को मारने वाला था जी वुफेक ने अचानक गति बढ़ा दी। बॉस जी वाकई बहुत तेज है, म्यू रोंग जुन, जो जमीन पर बैठा था, अपनी आंखें चौड़ी करके आश्चर्य से चिल्लाया। मैंने उसकी असली ताकत कभी नहीं देखी। जब यू काई ने देखा कि जी वुफेक ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी है ताकि उसका हमला चूक जाए तो उसे लगा कि उसका फायदा उठाया गया है। यू काई गुस्से से भर गया। मैंने सुना है कि काई की चाल ढाल की तकनीक शानदार है, फिर भी उसने चाल ढाल की तकनीक में बेपरवाही से उससे मुकाबला किया। कितनी हास्यास्पद बात है, जियाओ यांगलोंग ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। यू काई की गति अचानक बढ़ गई। पल भर में वह जी वुफेक की ओर 100 मीटर से ज्यादा दूर दौड़ा। उसने अपनी हथेली से वार किया जिससे धमाके की आवाज आए। क्यूई की लहरें फूट पड़ी जिससे शॉकवेव की लहरें पैदा हुईं जिन्होंने जी वुफेक को घेर लिया। यू काई की विस्फोटक आंतरिक शक्ति आखिरकार प्रकट हो ही गई। जब वह अपनी आंतरिक शक्ति को मुक्त करता है और अपनी विस्फोटक मार्शल स्पिरिट का उपयोग करके विस्फोट करता है तो वह एक बहुत ही शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न कर सकता है। गुओ चेन खुशी से हंसा। यू काई के यहाँ होने से वे चारों मूल्यांकन में पास नहीं हो पाएंगे। जी वुफेक को शॉकवेव ने पीछे धकेल दिया और वह लगभग मंच से गिर पड़ा। उसकी प्रतिरोधक शक्ति भी कमजोर नहीं थी। किसी तरह शॉकवेव को पीछे धकेल दिया गया था। यू काई के बाल उस शॉकवेव से बिखर गए थे जो वापस लौटी थी। वह बहुत ही दयनीय स्थिति में लग रहा था और उसे कुछ कदम पीछे हटने पर भी मजबूर होना पड़ा। इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह प्रोफाउंड ग्रेड मार्शल अकादमियों के 7वें स्तर के मार्शल बॉडी में सबसे ताकतवर व्यक्ति था, फिर भी उसे 6ठे स्तर के मार्शल बॉडी ने इतनी बुरी तरह पीटा। उसे लगा जैसे उसकी गरिमा को चुनौती दी गई हो और उसका शरीर कांपने लगा हो। फिर उसने सीधे अपने शरीर से आंतरिक शक्ति की एक लहर छोड़ी। आंतरिक शक्ति तूफान की तरह बाहर निकली और लगातार फूटती रही। झटके लगातार गूंजते रहे और एक के बाद एक लहरें जी वुफेक के शरीर से टकराती रहीं। जी वुफेक ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपने एक हाथ से मुक्का मारा जिससे ऊर्जा का विस्फोट रुक गया। हालांकि वह उसे रोक सकता था लेकिन उसकी बाहों की आस्तीनें फट गईं। उसकी पतली बाहों की नसें उभर आईं और वज्र की आंतरिक शक्ति की धाराएं फूट पड़ीं क्योंकि वह क्यूई की तरंगों का प्रतिरोध करता रहा। हर कोई मन ही मन हैरान था। जी वुफेक ने जो आंतरिक शक्ति जारी की थी वह वास्तव में यू काई के बराबर थी जो मार्शल बॉडी क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी। कुछ समय तक इसी तरह चलते रहने से यू काई ने भी अपनी आंतरिक ऊर्जा का बहुत अधिक उपभोग कर लिया। 7वें स्तर के मार्शल बॉडी की आंतरिक शक्ति निश्चित रूप से 6ठे स्तर के मार्शल बॉडी की शक्ति से ज्यादा मजबूत थी। इसे छोड़ने के बाद भी विस्फोट होता। बैंग बैंग बैंग। किसी अज्ञात कारण से जी वुफेक की बांह अचानक आंतरिक शक्ति की कई लहरों के साथ फूट पड़ी। उसकी बांह की सतह खून से सनी हुई थी। ये देखने में एक भयानक दृश्य था। बॉस जी, जल्दी से नीचे आओ, किम यून जल्दी से चिल्लाया। जी वुफेक पहले भी एक लड़ाई लड़ चुका था और उसमें उसकी काफी आंतरिक ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। अब जब वह इतने लंबे समय तक टिक पाया तो ये पहले से ही काफी अच्छा था। बूम। यू काई ने अपनी आंतरिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा छोड़ा जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। इसने जी वुफेक को तब तक हिलाकर रख दिया जब तक कि उसने खून की उल्टी नहीं कर दी और मंच से उड़कर नीचे नहीं गिर गया। जी वुफेक के नीचे आने के बाद उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का संचार किया।
उसने मुरोंग डेजरेन की तरह हल्के पैटर्न वाले उपकरण नहीं पहने क्योंकि उसका अभी भी ऊपर जाने का इरादा था। यहाँ तक कि नीचे गिराए जाने के बाद भी जब तक वे औषधीय गोलियां नहीं खाते या अपने घावों को ठीक करने के लिए बाहरी ऊर्जा का उपयोग नहीं करते तब तक वे ऊपर जा सकते थे। उदाहरण के लिए म्यू रोंग जुन ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एक हल्के रूम उपकरण का उपयोग किया था, जिसके बाद उन्हें मंच से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। मैं जाऊंगा, हुओ जोंग ने धीमी आवाज में चिल्लाया और लड़ाई के मंच तक चला गया। मूर्ख गाय, बहुत समय हो गया मिलते हुए। जब यू काई ने हुओ जोंग को आते देखा तो वह जोर से हंस पड़ा। यू काई, तुम जानवर। हुओ जोंग दहाड़ उठा। यू काई जोर जोर से हंसता रहा और उसने एक जेड पेंडेंट निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, यह आपके हुओ परिवार का विरासत में मिला खजाना है, अमर आत्मा का जेड। आपने इसे अपनी पत्नी को दिया था, लेकिन हमारे यू परिवार द्वारा आपके हुओ परिवार का सफाया कर दिए जाने के बाद यह मेरे हाथों में आ गया। हा, बेवकूफ गाय, तू अभी भी बदला लेने की सोच रही है। नासमझ मत बन। क्या तू अपनी पत्नी की वो बातें भूल गया जो मरने से पहले उसने तुझे बदला न लेने की सलाह दी थी, क्योंकि तू तो मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकती। 5 साल पहले तो मैं तेरे पूरे परिवार को मिटा सकता था, अब तो छोड़ ही दीजिए। सच कहूँ तो मरने से पहले तेरी पत्नी कितनी खूबसूरत थी। अरे जानवर, मैं तुझे मार डालूंगा। हुओ जोंग का चेहरा लाल हो गया था, उसकी नसें उभर आई थीं और उसका गुस्सा हर कोई महसूस कर सकता था। अंतहीन दुख और क्रोध के साथ वह यू काई की ओर दौड़ा, मानो वह यू काई को नष्ट कर देगा चाहे कुछ भी हो जाए। यू काई ने एक व्यक्ति के पूरे परिवार का सफाया कर दिया, फिर भी वह इतनी शांति से बोली। इस तरह के जानलेवा राक्षस ने कई लोगों को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। किन यून युद्ध मंच के नीचे खड़ा था और गुस्से से भरे हुए जोंग को देख रहा था। उसका दिल क्रोध और घृणा से भर गया था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह बेहद उदास लग रहा था। बूढ़े हुओ, उसने अपनी मुठियां भींच लीं। हुओ जोंग की ताकत तो भयानक थी, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी थी। वह यू काई का मुकाबला नहीं कर सकता था। यू काई युद्ध मंच पर थी और हुओ जोंग के उग्र हमले से बचते हुए जोर जोर से हंस रही थी। तीसरे भाई हुओ का परिवार एक छोटे से देश में एक कुलीन परिवार था। उसके बाद उस छोटे से देश में अराजकता फैल गई और कई कुलीन परिवारों में लड़ाई झगड़े होने लगे। कमजोर हुओ परिवार फंसना नहीं चाहता था, इसलिए वे तटस्थ रहे। लेकिन चूंकि उनके पास अमर आत्माओं का जैद था, इसलिए वे युए कबीले के निशाने पर आ गए और इस तरह उसके बाद इस छोटे से देश को तियान जियाओ साम्राज्य ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए युए काई ने जियाओ यांगलोंग का अनुसरण किया। जियाओ यांगलोंग हंसा, आह काई, तुमने मुझसे ये जैड इसलिए उधार लिया था ताकि इस आदमी को गुस्सा दिला सको। दिलचस्प, अगर तुम्हारा बस चल गया हो तो इसे मार डालो। जब किन युन ने ये सुना तो उसने चाहा कि वह जियाओ यांगलोंग का मुंह फाड़ दे। इस क्षण वह समझ सकता था कि जियाओ यांगलोंग कैसा इंसान है। यू काई ने हुओ जोंग की पीठ पर अपनी हथेली से वार किया। उसे जमीन पर गिराने के बाद उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बेवकूफ गाय, युद्ध के मंच पर तू घोषणा कर सकती है कि तूने इस आकलन को छोड़ दिया है। इस तरह तेरी टीम भी हार जाएगी, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। हुओ जोंग जमीन पर गिरा पड़ा था। यू काई ने उसकी पीठ पर पैर रख दिया था, जिससे उसका मंच से उतरना नामुमकिन हो गया था। बूढ़ी हुओ, हार मान लो। जब जी वुफेंग ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। अब यह महत्वपूर्ण नहीं था कि वह स्टार जुवान वू अकादमी में प्रवेश कर पाएगा या नहीं, महत्वपूर्ण ये था कि हुओ जोंग जीवित रह पाएगा या नहीं। मौजूदा हालात को देखते हुए हुओ जोंग अकेले मंच से नीचे नहीं उतर सकता था। अगर वह वहीं खड़ा रहा तो बस मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। हुओ जोंग अभी भी झुका हुआ था और गुस्से से बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। बूढ़ी हुओ, जल्दी से हार मान लो, हम स्टार जुवान वू अकादमी में प्रवेश नहीं करेंगे। किन यून भी चिल्लाया, जब तक तुम जिंदा हो। जैसे ही वह और जी वुफेंग आगे बढ़ने वाले थे, उन्हें गुओ चेंग और तियान जुवान मार्शल स्कूल के कुछ बुजुर्गों ने रोक दिया। हा, अब बहुत देर हो चुकी है। यू काई हंसा, अपना पैर उठाया और जोर से नीचे गिरा। अध्याय 159, विस्फोटक शक्ति। हुओ जोंग की कमर पर पैर रखा गया और उसकी कमर की हड्डियां टूट गईं। दर्द से वह जोर से दहाड़ा, किन यून, ऊपर मत जाओ, इससे नियम टूट जाएंगे। जियाओ यांगलोंग बहुत खुश हुआ, डीन बाई, हम हार मान गए। जी वुफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, हमारी हार की घोषणा करो, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। सिर्फ लड़ाई के मंच पर मौजूद लोग ही हार मान सकते हैं। जियाओ यांगलोंग हंसा, मेरे परिवार का काई बहुत मजे कर रहा है, तुम सब उसे कैसे परेशान कर सकते हो। किन यून ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्से से बोला, गुओ चेंग, जियो यांगलोंग, तुम मेरे हाथों जरूर मरोगे, बस तुम इंतजार करो। उसका हर शब्द चाकू की तरह था क्योंकि उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी, हड्डियों को भेदने वाली और अतुलनीय घृणा से भरी थी। हा, मैं इंतजार करूंगा। जियो यांग जोर से हंसा, मानो उसने सबसे मजेदार चुटकुला सुना हो। गुओ चेंग भी जोर से हंसा, तुम हमें मारना चाहते हो, कितने बड़े शब्द, ये तो हास्यास्पद है। किन यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी सारी मानसिक शक्ति, जो उसके मन में एक तारे में बदल गई थी, मुक्त कर दी और दिव्य शाही कला का उपयोग करके हुओ जोंग के शरीर को ढंक लिया। मूर्ख गाय, मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा। यू काई खुशी से हंसा और एक बार फिर अपना पैर उठाया। हालांकि उसका पैर चूक गया, क्योंकि इसी समय बुरी तरह घायल हुओ जोंग अचानक जमीन पर फिसल गया।
पलक झपकते ही वह युद्ध के मैदान पर उतर चुका था। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। यांग शियुए ने किम युन की ओर देखा और पाया कि वह पसीने से तर था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लगभग सभी ने किम युन को देखा। जब उन्होंने उसका रूप देखा तो उन्हें पता चल गया कि उसने एक भयानक मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके हुओ झोंग के शरीर को ऊपर उठाया था और फिर उसे तेजी से मंच से नीचे ले गया था। इतनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति सचमुच भयानक थी। किम युन, आप। जैसे ही गुओ चेंग भड़कने ही वाला था, हो जिंगफेंग आया और बोला, किम युन, अगर तुम मूल्यांकन में फेल भी हो गए तो भी मैं तुम्हें और जी वुफेंग को स्टार जुवान वू अकादमी में प्रवेश दे सकता हूँ, लेकिन म्यू रोंग दा रेन और हुओ झोंग ऐसा नहीं कर सकते। झुओ चुवान पास आया और बोला, किम युन, तुम्हें स्टार जुवान वू अकादमी में प्रवेश के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट में यू काई से मुकाबला करना पड़ा और तुम परीक्षा पास नहीं कर पाए तो स्टार जुवान वू अकादमी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। हो जिंगफेंग ने अपना सिर हिलाया, जल्दी करो और अपना निर्णय लो। यांग शियुए पास आया और धीरे से सलाह दी, किम युन, यू काई के तरीके बहुत क्रूर हैं। वह अपनी आंतरिक ऊर्जा को विस्फोटित कर सकता है। तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना होगा। हुओ झोंग ने किम युन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, भाई युन, ये काफी है कि आप और सबसे बड़े भाई जी स्टार जुवान वू अकादमी में प्रवेश कर सकें। आपको मेरी और दूसरे भाई मुरोंग की परवाह करने की जरूरत नहीं है। म्यू रोंग जुन मुस्कुराया और बोला, हम दोनों की वजह से अपना भविष्य बर्बाद मत करो। हार मान लो किम युन, हार मान लो। तुम यू काई के मुकाबले में नहीं हो। डुआन कियान ने भी सलाह दी, अगर तुम्हारे अंदर का युआन उसने उड़ा दिया तो तुम सचमुच खत्म हो जाओगे। बच्चे, मेरी सलाह सुनो। डीन झांग ने भी कहा। किम युन ने जी वुफेंग की ओर देखा। जी वुफेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको जीतना होगा। हर कोई थोड़ा हैरान था। उन्होंने किम युन को ऊपर न जाने की सलाह दी, हालांकि उसका बॉस जी वास्तव में उसे ऊपर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। किम युन ने मंच पर कूदने से पहले सिर हिलाया। वह वास्तव में ऊपर चला गया। हर कोई भावुक हो गया था। इतने सारे विशेषज्ञ उसे सलाह दे रहे थे, फिर भी उसने एक न सुनी। वह अभी भी ऊपर जाना चाहता था क्योंकि इससे उसका भविष्य बर्बाद हो जाता। यांग शियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, आह भरी और केवल नीचे से देख सकती थी। भाई युन, हुओ झोंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह जानता था कि किम युन उससे बदला लेने आया है। जब से किम युन की आत्मा शिरा नष्ट हुई थी, लोग अक्सर उसे एक आत्मा शिरा वाला कूड़ा कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। अंततः क्योंकि वह महारानी का दुश्मन था, कोई भी उससे दोस्ती करने को तैयार नहीं था। वे उससे दूर ही रहते थे। हालांकि जब वह थरी जुवान अकादमी आया तो उसकी मुलाकात जी वुफेंग, हुओ झोंग और म्यू रोंग दारेन से हुई। तीनों ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। शुरू से ही उन्होंने उसकी एकमात्र आध्यात्मिकता के लिए कभी उसका तिरस्कार नहीं किया था। वह एक सच्चा दोस्त था जो बनाने लायक था। इसलिए चाहे कुछ भी हो, उसे यू काई से लड़ने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना था। मुझे बस यही उम्मीद थी कि तुम ऊपर आ जाओगे। तुम सच में ऊपर आ गए। तुम और वह बेवकूफ गाय बहुत देर तक साथ रहे तो तुम भी बेवकूफ हो गए, है ना? यू काई जोर से हंसा और आगे बढ़ा। उसने अपनी एक पारदर्शी छिपी हुई ताकत छोड़ी जो किम युन के पेट पर जा लगी। किम युन तुरंत सतर्क हो गया। अग्निमेघ की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए वह छिपे हुए हमले से बचते हुए तुरंत दर्जनों मीटर दूर भाग गया। छिपी हुई शक्ति का वह घेर रहस्यमय विस्फोटक शक्ति थी जो उसके आंतरिक युवान को विस्फोटित कर सकती थी। उसने वास्तव में इसे चकमा दिया। यू काई थोड़ा चौंक गया क्योंकि उसने एक बार फिर हमला किया और इस बार किम युन ने दूर से अपनी क्यूई विस्फोट तकनीक का प्रयोग किया था। अपनी सुनामी तकनीक के साथ उसने यू काई की ओर बढ़ते हुए 3 प्रघात तरंगें उत्पन्न की। जब आंतरिक बल तरंग वहां से गुजरी तो अचानक विस्फोट हो गया। बैंग बैंग बैंग। यू काई को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके शरीर पर मौजूद भव्य नीले कपड़े भी तब तक हिल गए जब तक कि वे फट नहीं गए। इस तरह की आंतरिक शक्ति जो आघात लगने पर फट पड़ती, यू काई में सबसे अच्छी थी। फिर भी किम युन उसे उजागर करने में सक्षम था। ये क्यूई विस्फोट तकनीक और सुनामी कौशल है, जुवान स्तर की 2 प्रकार की मार्शल आर्ट। जुओ चुवान ने कहा, उसकी मार्शल प्रतिभा वाकई भयानक है। वह एक ही समय में 2 जुवान स्तर की मार्शल आर्ट कर सकता है। क्या उसे डर नहीं है कि उसकी क्यूई बेकाबू हो जाएगी और आंतरिक ऊर्जा उसे निगल जाएगी? जब सबने ये सुना तो वे सब हैरान रह गए। यहाँ तक कि यदि उन्नत स्तर की मार्शल आर्ट को भी मिला दिया जाए तो भी यह बहुत खतरनाक होगा। 2 जुवान स्तर की मार्शल आर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि किम युन ने इसे लापरवाही से इस्तेमाल किया था। जी वुफेंग ने रेतघड़ी की ओर देखा। ज्यादा समय नहीं बचा था। वह केवल नजदीकी मुकाबले में ही यू काई को हरा सकता था। हालांकि एक बार जब वह उसके करीब पहुंच जाता तो ये बेहद खतरनाक होता। किम युन ने रेतघड़ी की तरफ देखा और दांत पीस लिए। उसके पैरों के नीचे एक तेज लपटें उठीं और वह फौरन यू काई की ओर दौड़ पड़ा। एक पल में उसकी गति तकनीक की गति यू काई के करीब थी। यांग शियू की खूबसूरत आंखें अजीब तरह से चमक उठीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हुआ लिंग वो अकादमी छोड़ने के बाद किम युन इतनी तरक्की कर लेगा। जब यू काई ने किम युन को हमला करते देखा तो उसने मन ही मन उपहास किया और जल्दी से अपनी विस्फोटक शक्ति को घुमाया। गर्जन। जब किम युन आया तो उसने जोर से दहाड़ लगाई। उसने स्वर्गीय सिंह की दहाड़ का प्रयोग किया था। एक भयानक शेर की दहाड़ पूरी घाटी में गूंज उठी जिससे यू काई स्तब्ध रह गया। काई, सावधान! जियो यांग लॉन्ग ने घबराकर चिल्लाया। यू काई के बेहोश होते ही किम युन ने अपना स्वर्गीय शेर लड़ाकू ड्रैगन पंजा छोड़ दिया।
फिर उसने 6 शैली पवन संहार तकनीक का प्रयोग किया और अपना सुनहरा शेर पंजा बाहर निकाल लिया। यू काई को होश आया और उसने जल्दी से उस भयावह शक्ति से खुद को बचा लिया। उसे पूरा यकीन था कि अगर शेर का पंजा उस पर लगा तो उसे जरूर बहुत चोट लगेगी। ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। यू काई को लगा कि उसे कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन उसका ऊपरी शरीर लगभग 3 टुकड़ों में कट गया था। घाव के अंदर गहरे कई धुंधले सुनहरे धागे दिखाई दे रहे थे। ये वज्र रेखाएं थीं। यदि इन मेरिडियनों के बीच संबंध न होता तो बड़ी मात्रा में रक्त बह जाता। मेरे लिए विस्फोट करो, यू काई गुस्से में चिल्लाया। फिर विस्फोटक शक्ति का एक विशाल द्रव्यमान छोड़ दिया। अध्याय 160 तलवार साधक। जब किन युन ने विस्फोटक शक्ति को अपनी ओर आते देखा तो उसने जल्दी से अपने डेंटियन में मौजूद दोहरे आंतरिक युवान को नियंत्रित किया और उसे अपनी बाईं भुजा में प्रवाहित कर दिया। उसकी बाईं भुजा एक स्वर्गीय सिंह की भुजा थी जो अत्यंत शक्तिशाली थी और उसके 2 आंतरिक युवान को समाहित करने के लिए पर्याप्त थी। परिवहन पूरा होने के बाद उसे पेट में भी असहनीय दर्द महसूस हुआ। खून की धुंध सी फूट पड़ी। इस समय उन्होंने अपने बाएं हाथ का उपयोग यू काई की ओर 6 शैली पवन स्लेंग तकनीक नदी तोड़ने वाली स्लैश को काटने के लिए भी किया। यू काई चौंक गया और जल्दी से बच निकला। हालांकि उसका बायां हाथ और बायां कंधा अभी भी घायल था। उसका कंधा और पूरा हाथ कई टुकड़ों में कट गया था। जिस समय किन यू के पेट से खून की धुंध फूटी, हर कोई दंग रह गया। यांग शी यू ने अपना निचला होंठ काट लिया। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। हो जिंगफेंग, झुओ चुवान, डीन झांग, डीन बाई और अन्य सभी के चेहरे पर अफसोस भरा हुआ था और उन्होंने अपने सिर हिलाए और आह भरी। जो बात वे नहीं देखना चाहते थे वह अंततः घटित हो गई। हालांकि मास्टर वेई और बाकी लोग खुश होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यू काई भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जियो यांगलोंग के हाव भाव के कारण वे कुछ नहीं बोले, बस मन ही मन खुश हुए। किन यून युद्ध के मैदान पर पीठ के बल लेटा हुआ था। उसकी चोटें वाकई गंभीर थीं। उसका पेट फट गया था और उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह घायल हो गए थे। यू काई का हाथ और कंधा कटा हुआ था और उसके ऊपरी शरीर पर कुछ गहरे घाव थे जो अभी तक ठीक नहीं हुए थे। भाई यून, जल्दी से नीचे आओ, जी वुफेंग जल्दी से चिल्लाया। किन यून हिलने डुलने में असमर्थ था, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल थी। उसने अपनी मानसिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया, जिससे उसका शरीर मंच से नीचे सरकने लगा। जी वुफेंग ने जल्दी से उसे अपना प्रकाश पैटर्न उपकरण लगाने में मदद की। यांग शियू भी वहां आए और उसने अपनी आंतरिक शक्ति को किन यून के शरीर में प्रवाहित किया। उसने उसके विकृत आंतरिक अंगों की जांच की। उसने हल्की सी आह भरी और कहा, तुम्हें ये सब परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है? उसके पास अब कोई आंतरिक युवान या मार्शल स्पिरिट नहीं है। झुओ चुवान आया और एक लंबी आह भरी। डेंटियन में विस्फोट हो गया है। अंदर का सब कुछ खत्म हो गया है। हो जिंगफेंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसने अफसोस में आह भरी। डीन हो, हालांकि किन यूं को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। अगर हम परीक्षा पास कर लेते हैं तो वह स्टार जुवान वू अकादमी में भी प्रवेश कर सकता है ना? जी वुफेंग ने पूछा। यह सही है। हालांकि स्टार जुवान वू अकादमी में समय समय पर परीक्षाएं भी होती हैं। प्रवेश के बाद अगर वह पास नहीं हो पाता तो उसे स्टार जुवान वू अकादमी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। हो जिंगफेंग ने सिर हिलाया। जी वुफेंग ने किन यून की ओर देखा और कहा, मैं अब ऊपर जाता हूँ और इस मूल्यांकन को समाप्त करता हूँ। निश्चिंत रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अब भी हमारे अच्छे भाई हो। भाई यूं, चिंता मत करो, बॉस जी जरूर जीतेगा। मुरोक डेनरेन मुस्कुराया और किन यूं से जोर से हाथ मिलाया। भाई यून, भले ही मैं हुओ जोंग मर जाऊं, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा। जब किन यून ने ये शब्द सुने तो वह खुद को रोक नहीं पाया और रो पड़ा। उसने सिर हिलाकर उनकी ओर इशारा किया। इस बार सभी का मानना था कि वह अपंग हो गया है, लेकिन पिछली बार के विपरीत जब उसने अपनी 4 आध्यात्मिक नसें खो दी थीं, वह सभी के लिए अलग थलग नहीं था। जी वुफेंग मंच पर चढ़े। यू काई को अपनी कटी हुई बाह से देखते हुए उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम अब भी जारी रखना चाहती हो? जियाओ यांगलोंग के चेहरे पर बेहद ठंडक और गंभीरता थी। वह चिल्लाया, आह काई, उसके अंदर के युवान को उड़ा दो। भले ही तुम्हारा एक हाथ टूटा हो, लेकिन तुम्हारी अंदरूनी ताकत बहुत मजबूत है। वह भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, एक हाथ वाला। इसके अलावा वह घायल हो गया था और उसकी बहुत ताकत चली गई थी, इसलिए वह तुम्हारा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। यू काई की भुजाएं बहुत पहले ही टुकड़ों में टूट चुकी थीं। उसने उन टुकड़ों को लिया और उन्हें युद्ध मंच पर नीचे रख दिया, क्योंकि वह अभी भी उनसे जुड़ सकता था। शी वुफेंग, है ना? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम्हें किन यून जैसा अपाहिज जरूर बना दूंगा। यू काई शरारत से हंसा। वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था और गुस्से से भी भरा हुआ था। यांग शियू ने अपनी आंतरिक ऊर्जा किन यून में प्रवाहित की और धीरे से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मिला। क्या तुम्हारा ये बॉस जी सचमुच जीत सकता है? किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से जीतेंगे। वह जानता था कि जी वुफेंग के पास जरूर कोई और चाल है, इसलिए जब वह मंच पर गया तो उसने यू काई को हराने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वे एक समूह लड़ाई में थे और उन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत थी। किन यून ने द्वंद्वयुद्ध मंच पर जी वुफेंग को देखा। हालांकि उसने एक हाथ खो दिया था, लेकिन उसकी आभा बेहद डरावनी थी। हर कोई मंच पर नजर रख रहा था। एक मार्शल आर्ट व्यवसायी की नजर में भी इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता ने उन्हें चौंका दिया था। जाओ और अपंग बन जाओ। यू काई ने भयावह हंसी हंसी और आगे बढ़ी। जी वुफेंग की अभिव्यक्ति शांत थी, क्योंकि उसकी हथेली में एक सफेद रोशनी प्रकट हुई थी।
उसके बाद एक तेज तलवार की चीख फूट पड़ी। बूम! जी वुफेक के सफेद वस्त्र कांप उठे। उनका शरीर एक अत्यंत प्रचंड आघात तरंग के साथ फट पड़ा जो चारों दिशाओं में फैल गई। ये वास्तव में एक अतुलनीय रूप से भयानक तलवार शक्ति थी। मंच के नीचे खड़े सभी लोग तलवार की विस्फोटक शक्ति से उड़ गए, जिससे उनके बाल और कपड़े बेतहाशा नाचने लगे। राक्षसी तलवार की शक्ति के कारण बादल और हवाएं उमड़ने लगीं और आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। यू काई के दौड़ने के बाद वह भी तलवार के बल से चौंक गया और हमला करने वाला था जब उसने देखा कि जी वुफेक के हाथ में सफेद रोशनी एक सफेद तलवार में बदल गई है। सफेद तलवार इतनी उत्कृष्ट थी मानो उसे सफेद जेड से तराश कर बनाया गया हो। जी वुफेक ने अपनी तलवार लहराई और तलवार की परछाई ने आकाश को ढक लिया, यू काई को घेर लिया। स्विश! अनगिनत तलवारों की परछाइयां फैल गईं। यू काई अचानक कई छोटे टुकड़ों में बदल गई, फिर सफेद धुंध में बदल गई जो ऊपर उठी और हवा में गायब हो गई। यू काई की मौत ऐसे ही हो गई थी। एक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी ये देखकर दंग रह गया था, और जी वुफेक के हाथ में तलवार ने उन्हें सबसे ज्यादा चौंका दिया। तुमने असल में काई को मारने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल किया था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियाओ यांगलोंग गुस्से से भर गया। जैसे ही उसने हमला किया, हो जिंगफेक की एक शॉकवेव ने उसे पीछे धकेल दिया। हो जिंगफेक पहले ही युद्ध मंच पर आ चुका था, पीले चेहरे वाले जी वुफेक का समर्थन करते हुए। उसने जियाओ यांगलोंग पर व्यंग्य किया, ध्यान से देखो, यह कोई हथियार नहीं है। हथियार नहीं, यह क्या है? जियो यांगलोंग ने गुस्से से कहा। उसकी अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। भाग्य की तलवार। झुओ चुवान भी आगे बढ़ा। वह एक तलवार साधक है। ये जीवन तलवार थी जिसे उसने अपनी साधना से बनाया था। तलवारबाज। कई लोगों ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था और इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। किन युन ने पूछा, गुरुजी, तलवार साधक क्या है? यांग शियू का चेहरा भी सदमे से भरा था और उसने धीमी आवाज में कहा, ये बहुत डरावना अस्तित्व है। ऐसा कहा जाता है कि मार्शल उजाड़ भूमि में ऐसा भयानक तलवार साधक मिलना मुश्किल है, क्योंकि तलवार साधक बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें स्वर्ग द्वारा दंडित किया गया था और वे बहुत पहले ही मर गए थे। एक क्षण के आश्चर्य के बाद डीन बाई ने ऊंची आवाज में घोषणा की, 10वीं टीम ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जियो यांगलोंग की आंखों के कोने फड़क गए। उसने गुस्से से जी वुफेक को देखा। अपनी मुठियां इतनी जोर से भींच लीं कि उनमें से खटपट की आवाजें आने लगीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई तलवार साधक सचमुच प्रकट हो जाएगा, वरना वह यू काई को आगे बढ़ने ही नहीं देता। स्वाभाविक रूप से वह तलवारबाजी भी जानता था। वह जानता था कि जी वुफेक कोई हथियार नहीं, बल्कि आंतरिक युआन से बनी तलवार इस्तेमाल कर रहा था। यांग शियुए ने आश्चर्य से कहा, अफवाह है कि तलवार साधक की भाग्य तलवार, चाहे वह कितनी भी खराब क्यों न हो, एक शाही स्तर के आत्मिक हथियार जैसी होती है। कुछ तो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होते थे और जुबान कलाकृतियों के स्तर तक पहुंच सकते थे। हालांकि तलवारबाज इतने भयानक होते थे कि उन्हें स्वर्ग से दंड मिलना ही था, फिर भी सभी तलवारबाजों का यही लक्ष्य होता था। हालांकि एक सच्चा तलवार साधक बनना बेहद मुश्किल है। किन यून ने जी वुफेक को देखा और ऐसा शक्तिशाली दोस्त पाकर बहुत खुश हुआ। अब उसे समझ में आया कि जी वुफेक कोई और हथियार क्यों नहीं इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसकी आंतरिक युआन तलवार बेहद शक्तिशाली थी। एक तलवार साधक होने के नाते वह निश्चित रूप से कोई और हथियार इस्तेमाल नहीं करता।